अस्सलाम वालेकुम रीडर्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई इस वक्त हो रहे हैं रात के 2:45। ठीक है, नहीं, हाँ 2:30 बज रहे हैं और 2:45 एक ही बात है। और चैनल पर आज भी वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो अब मुझे कल को यानी कि क्या तारीख है, 21 तारीख को वीडियो लाजमी अपलोड करनी है। मुझे 6 बजे वीडियो अपलोड करनी है और अभी मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करूँगी इसको, और फिर इसको असेंबल भी करना है, उसमें भी टाइम जाएगा, फिर उसको अपलोड भी करना है। तो भाई प्लीज़, मैं जल्दी जल्दी नावल को रीड करूँगी, तो प्लीज़ गलतियों को इग्नोर कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस पसंद नहीं आ रही हो या सुनने में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, तो प्लीज़ आप लोग जो है खुद रीड कर लीजिएगा वॉइस को म्यूट करके। ठीक है, लेकिन मुझे बस जल्दी जल्दी से इसको करना है। आज भी चैनल पर अपलोड नहीं हो पाई वीडियो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। बस आप लोग क्या कीजिएगा, मैं इस नावल को जब सुबह 6 बजे अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग जैसे जैसे आप लोग तक ये वीडियो पहुँचे, तो लाजमी आप लोग इसे जो है अपने सोशल अकाउंट्स पर और यूट्यूब वगैरह पर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली से, और सब्सक्राइब भी करवाइएगा चैनल को। ठीक है, और मैंने जो आज अपलोड करना था नावल, वो जो नहीं हो सका, तो उसकी कुछ एक्चुअली मसला उसमें आ रहा था कि उसमें से कुछ पेजेस मिसिंग थे, तो उसको मैं असेंबल वगैरह सब करने लगी, लेकिन बीच में से पेजेस मिसिंग आ रहे थे। तो वहाँ पर मैं रीडर्स के कमेंट मेंशन करने लगी थी। ठीक है, मैंने करे भी हैं उस वहाँ पर रीडर्स के कमेंट मेंशन। अच्छा, मेरे ज़हन में आ गया याद। खैर चलें, बातें नहीं कर रही मैं ज़्यादा, मैं नावल रिकॉर्ड करने लगी हूँ। ठीक है, तो चलिए, नावल का नेम है दुल्हन बाय नासिर हुसैन। आफ्टर मैरिज बेस और विलेज बेस पे स्टोरी है। तो चलें पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरा लैपटॉप कहाँ है? अफ़राहीम ने अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछा, जो 2 दिन पहले ज़बरदस्ती उसके सर पर थोप दी गई थी। जी वो क्या होता है? उसने हैरानी से उल्टा सवाल कर दिया। वो उसकी हैरत पर मज़ीद हैरान हुआ। लैपटॉप मतलब वो जिस पर बैठकर मैं रात को अपने ऑफिस का काम करता हूँ, उसने दांत पीस कर कहा। अच्छा, वो तो हमने ऊपर सामान वाले कमरे में डाल दिया, मासूमियत से कहा गया। क्या? मेरा लैपटॉप तुमने स्टोर रूम में डाल दिया? क्यों? हैरत के साथ साथ उसे गुस्सा भी आया। वो जी, हमको लगा वो आपके काम की नहीं है, ऐसे फालतू में यहाँ पड़ी हुई है, इसलिए हम उसे ऊपर डाल आए, उसने डरते डरते कहा, जबकि इब्राहिम का बीपी ऊपर जा चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो उस लड़की का क्या करे। जाओ अभी जाकर मेरा लैपटॉप लेकर आओ, उसने गुस्से को कंट्रोल करके आराम से कहा, जबकि वह ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। उसने एक ठंडी सांस खारिज की, अपना गुस्सा बाहर निकालने की कोशिश करने लगा और बेबसी से सर थाम कर बेड पर बैठ गया। ये बानी नामी आफत 2 दिन पहले ही उसकी ज़िंदगी में आई थी, जिसे दादी पूरी दुनिया ढूंढ कर न जाने कहाँ से पकड़ कर लाई थी। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े पाकिस्तान में, दादी को अपने होनहार पढ़े लिखे हैंडसम पोते के लिए यही एक लड़की मिली थी, जिसने अपनी ज़िंदगी में लैपटॉप का नाम तक नहीं सुना, जो अंग्रेज़ी तो दूर कभी उर्दू स्कूल भी नहीं गई थी। पता नहीं दादी को इस बला में से क्या नज़र आ गया, जो उन्होंने इस जाहिल लड़की को उसके सर पर थोप दिया। उसे गूंगी मिट्टी की मधु टाइप देसी गांव की लड़कियों से इसे हमेशा से चिढ़ थी। उसने अपनी ज़िंदगी में कई खूबसूरत ख्वाब देखे थे। अगर उसने किसी परिस्तान की परी के ख्वाब नहीं भी देखे, तो उसने इस देहाती लड़की के बारे में भी तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। उसने तो अपनी शादी के बारे में भी अभी अच्छे से सोचना भी शुरू नहीं किया था, और अगर सोचता भी, तब भी ये लड़की उसकी सोच में कभी ना होती। वो एक ऐसी मॉडर्न और पढ़ी लिखी बीवी थी की तवक्का तो कर रहा था, जिससे किसी के सामने मुतारिफ़ करवाते हुए गर्दन ना झुक जाए, बल्कि इंसान के अंदर फ़ख्र पैदा हो जाए। और ये लड़की उसकी हर ख्वाब को चिकनाचूर करती। उसके घर पर पूरे हक से कब्ज़ा जमाने आ गई, और कब्ज़ा जमाने का हक किसने दिया है? उसकी अपनी सगी दादी ने। यह अजीब और गरीब लड़की उसके सर पर थोप कर उसकी दादी मोहतरमा उम्रे के लिए निकल गई, बकौल उनके। उसकी शादी ही उनकी राह की रुकावट थी, जो अब दूर हो गई है। उनकी रुकावट तो दूर हो गई, मगर उन्होंने अपने रास्ते का पत्थर उठाकर सीधा उसके सर पर दे मारा। मैं अपने पोते, अपने इब्राहिम के लिए चाँद से खूबसूरत परी जैसी दुल्हन लाऊंगी। उसकी दादी हमेशा यही कहा करती थी, और वो हमेशा दादी की इस बात पर मुस्कुरा देता था। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार उसे दादी की ये बात याद करके सिर्फ गुस्सा आ रहा था। दादी ने सारी ज़िंदगी अपने यतीम पोते की परवरिश करके अपने सभी कर्जे एक साथ वसूल कर डाले। जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे किया करती थी कि इतनी मोहब्बत तो मैंने अपने किसी नवासे या किसी और पोते पोतियों से नहीं करी,
जितनी मोहब्बत अपने इब्राहिम से करती हूँ। दादी की अगर ये मोहब्बत थी तो अल्लाह जाने उनकी नफ़रत की क्या हद होगी। पता नहीं उन्होंने एक ऐसी मोहब्बत निभाई अपने लाडले पोते के साथ। हाँ, उसने खुद उन्हें ये इख्तियार दिया था कि वो अपनी पसंद की बहू तलाश करके लाएं, और ये इख्तियार भी उसने उनके रोने और ववेला मचाने पर ही दिया था। उसने कितने भरोसे के साथ अपनी ज़िंदगी का साथी चुनने का हक उन्हें दिया था, और उन्होंने दुनिया जहाँ की अनपढ़ जाहिल लड़की उसके सर पर मुसल्लत कर दी। ये उन्होंने सही नहीं किया था। अगर वो मॉडर्न बहू नहीं भी चाहती थी तो उन्हें कोई भी लड़की इंतखाब करने का कोई भी हक नहीं था। पता नहीं किस गांव से वो उसके लिए ये लड़की पकड़ के लाई थी और उस पर हुक्म सादे करके बोली, ये लड़की अब तुम्हारी बीवी है और उसी के साथ तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हारी होने वाली दुल्हन तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। ऐसी बहू तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। ऐसी बहू, ये बीवी बीवी सॉरी, वो जिस इलाके में रहती है वहाँ की सबसे अच्छी लड़की है। ये कुछ मखसूस जुमले दादी से पहले शादी से पहले दादी से कहा करती थी, मगर उस वक्त दादी की इन बातों का मतलब वो नहीं समझ सका। अगर समझ जाता तो उसे मालूम हो जाता कि वो अच्छी है, खूबसूरत है, तो सिर्फ दादी के अपने हिसाब से। और 70 साल पुरानी दादी और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक कुर्सी लिए अंदर दाखिल हुई। वो हैरत से उठकर खड़ा हो गया। वो हैरत से खड़ा हो गया। मेरा लैपटॉप कहाँ है? उसने भरपूर हैरानी से पूछा। यही तो है जी इसकी ज़ोजा मोहतरमा ने निगाहें नीचे झुकाकर बादब तरीके से जवाब दिया। इंडियन के गोपी और अहम जी का सीन। मैं ड्रामा तो नहीं देखती, इंतहाई जहर तरीन ड्रामा लगता है मुझे वो। लाइट गई, हद है। और यही सीन रील्स वगैरह में देखी थी बस उसकी। मुझे ये वाली मीम्स जो चल रही थी ना अक्सर उस पर फ़नी फ़नी में, मुझे बहुत मज़े की लगती थी, लाइक जिस रील के तौर पर। और बाकी इंडियन ड्रामा तो मैं बहुत कम देखती हूँ, सिर्फ कुछ कुछ सिलेक्टिव है जो मेरे फेवरेट हैं। कसम तेरे प्यार की और नागिन, बस ये दो मेरे फेवरेट हैं। खैर अब हम वापस टॉपिक पर आते क्योंकि टाइम बहुत कम है। यही तो है जी उसकी सोजा मोहतरमा ने निगाहें नीचे झुकाकर बादब तरीके से जवाब दिया। ये तो कुर्सी है। उसका एक बार फिर से खून खौलने लगा था। आप ही तो बोले थे जिस पर बैठकर हम काम करते हैं। इसकी मासूमियत इसकी ज़्यादा तबक रोशन कर गई थी। उसने गुस्से से आंखें बंद की। मेज़बानी साहबा, ये इस पर मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। वो दांत पीसकर कुर्सी पर बैठ गया। वो मोटी मोटी आंखों से उसे देख रही थी। और उस पर बैठकर जो चीज़ मैं सामने इधर रखता हूँ और जिस पर ऐसे ऐसे उंगलियां चलाता हूँ और उसकी बात कर रहा हूँ, उसने मुकम्मल तौर पर उसे लैपटॉप का नक्शा खींच कर बताया। शायद इस तरह उसकी मोटी अक्ल में कोई बात जाती। वो मशीन, वो ऊंची आवाज़ में बोली। उसने एक ठंडी सांस ली। शुक्र है किसी तरह तो समझी। वो कुर्सी से खड़ा हो गया। हाँ जी वो मशीन, उसी के अंदाज में बोला। वो तो जी हमने सुखाने के लिए ऊपर रख दी है। उसने इतनी आसानी से अपना जुमला मुकम्मल किया जैसे मौसम का हाल सुना रही हो मोहतरमा, जबकि उसका हाल ऐसा था जैसे उसे किसी ने अंधे कुएं में डाल दिया हो। भाई सुखाने के लिए, लेकिन क्यों? इस बार वो ज़ोर से चिल्लाया। इसके चिल्लाने पर वो बहुत घबरा गई थी। वो जी बहुत मैला हो गया था तो हमने सोचा उसे धो दें, जैसे वो कोई रुमाल धोने की बात कर रही हो। क्या तुमने लैपटॉप धो दिया? तुम 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 पागल। ये और इसका ब्लड प्रेशर 200 क्रॉस कर चुका था। गुस्से से इसका मुंह लाल हो चुका। वो समझ नहीं पा रहा था इस भोली भाली लड़की का क्या करे जो 2 दिन पहले दादी जी उसे तोहफे में सौंप कर गई थी। एक बार उसका दिल चाह खींच कर उसके मुंह पर तमाचा मारे, लेकिन खुद पर काबू रखते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। वो दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करते करते बेड पर बैठ गई। ये उसका शौहर था जिसके साथ 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी बहुत मोहब्बत करने वाले मामू ने अपनी यतीम भांजी को पढ़े लिखे बड़े घराने में भेज दिया, मगर मामू उसका रिश्ता करते वक्त ये भूल गए थे कि बड़े बड़े डिग्रियों वाले ये बड़े लोग अपने लिए किसी बड़ी जीवन साथी का ख्वाब देखते थे, इस जैसी अनपढ़ गवार के नहीं। शादी से पहले उसकी सारी सहेलियां कहा करती थीं, हाय पानी तेरा शौहर तो बड़ा गबरू जवान है, ये एकदम फिल्मी हीरो जैसा। मगर इन बेचारियों को क्या पता कि फिल्मी हीरो जैसा दिखने वाला वो गबरू जवान अपने लिए किसी फिल्मी हीरोइन की ही तो तवक्का किए बैठा था। उसके ख्वाबों में उसकी ज़िंदगी में बानी जैसी जाहिल लड़की का कहीं नामो निशान नहीं था। वो तो ज़बरदस्ती घुस आई थी उसकी ज़िंदगी में। शादी एक लड़की की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब होता है। उसने अपनी आंखों में अपने होने वाले शौहर के साथ नई ज़िंदगी के कई ख्वाब सजाए थे, लेकिन इस घर में आकर उसे पता चला ख्वाब और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। जब उसने पहली बार इब्राहिम की तस्वीर देखी तो उसे बहुत रश्क आया अपने आप पर, लेकिन इसकी सारी सोचों पर पानी उस वक्त फिरा जब उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका शौहर उसे नापसंद करता है। ये बात किसी भी लड़की के लिए तकलीफदा है कि उस शौहर
उसका शौहर उससे नफ़रत करता है। नफ़रत या मोहब्बत जो भी था, अब ये उसका शौहर उसका जीवन साथी था। उसी के साथ उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारनी थी। ये रिश्ता चाहे जिन हालात में जिस वजह से भी हुआ हो, मगर उसे ये रिश्ता निभाना था। एकतरफ़ा रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर वो एक औरत थी जो ब्याह कर इस घर में लाई गई थी। बचपन में उसकी माँ ने उसे सिखाया था, लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। वो एक बार जिस घर में जाए, फिर उस घर से उसका जनाज़ा ही निकलता है। और यही बात उसके ज़हन में अपने बचपन से ही बैठ गई। वो पूरी कोशिश करेगी अपने घर को बचाने की, इस नाज़ुक डोर को कायम रखने की। वो नफ़रत से मोहब्बत का सफ़र ज़रूर तय करेगी। उसने अपने आँसू साफ़ करके एक मज़बूत इरादा कर लिया। वो रात का खाना खाने के बाद अपने ऑफिस की एक फ़ाइल देख रहा था। उसकी पूरी तवज्जो फ़ाइल पर थी, लेकिन अचानक कदमों की चाप से उसकी तवज्जो फ़ाइल से हट गई। सामने उसकी वही हद से ज़्यादा समझदार ज़हीन ज़ोजा मोहतरमा खड़ी थी। उससे मोहतरमा की सुबह वाली वारदात याद आई। उसने एक नज़र गुस्से से उसे देखा, फिर अपनी तवज्जो फ़ाइल पर मरकूज़ कर दी। वो उसे नहीं देखना चाहता था। हाँ, अलबत्ता उस लड़के की निगाहें खुद पर ज़रूर महसूस कर रहा था। इसमें एक नागवारी की लहर पैदा हो गई, लेकिन नागवारी को अपने चेहरे पर ना लाकर उसने सपाट चेहरे के साथ उस लड़की से पूछा, कुछ चाहिए क्या? जी, वो मैं सोने आई हूँ। उसे झटका लगा था। वो किसी भी कीमत पर उस लड़के के साथ अपना बेडरूम शेयर नहीं कर सकता था। कल की बात और थी, कल दादी के सामने वो कुछ नहीं बोल सका, लेकिन आज उसे कोई मजबूरी नहीं थी, इसलिए वो पूरी रात तो क्या, एक लम्हे के लिए भी इस लड़की को अपने पास अपने कमरे में नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तुम यहाँ नहीं सोगी, घर में इतने सारे कमरे हैं, किसी और कमरे में जाकर सो जाओ। वो नज़र चुराते हुए बोला। ये बात कहने में उसे खुद भी अजीब लग रही थी कि अपनी नई नवेली दुल्हन को सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज दे, लेकिन सच तो यही था ना कि उसने तो इस रिश्ते को कबूल किया ही नहीं था और ना ही कभी करेगा। वो लड़की थोड़ी देर उसे खामोश नज़रों से देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो कमरे से बाहर निकल के दूसरे कमरे में चली गई। अपने मगरूर और गब्र शौहर के सामने बामुश्किल उसने अपने आंसू रोक रखे थे, लेकिन इस कमरे में आते ही उसके आंसू का बंध टूट चुका। उसे बहुत शिकवे थे अपने मामू से, क्यों किया उन्होंने इसका रिश्ता इतने बड़े घर में। अगर वो अपने ही गाँव में किसी गरीब मजदूर के साथ शादी करती तो क्या खुश नहीं रहती वो। उसे दो वक्त की रोटी के साथ साथ वो मोहब्बत, वो इज्जत भी ज़रूर देता जो उसका हक था, लेकिन यहाँ इस शख्स के सामने उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स, खुददारी, गैरत, सब कुछ कुचलने लगा था। उसे अपने मामू के साथ-साथ दूर कहीं आसमान पर मौजूद उस हस्ती से भी बहुत शिकवे थे, जिन्होंने उसके माँ-बाप का साया उसके बचपन में ही उससे छीन लिया। फिर उसने सारी ज़िंदगी मामी की डाँट, उनकी नफ़रत में गुज़ार दी और अब भी ज़िंदगी उस पे मेहरबान नहीं थी। ये इम्तिहानात की कड़ियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। अब उसके लिए सबसे बड़ा मसला सोने का था। वो ज़िंदगी में कभी अकेली नहीं सोई। मामू के घर पर भी उसकी कज़िन्स उसके साथ सोती थीं। अकेले सोने में तो उसे वैसे भी डर लगता था और ये घर भी उसके लिए नया था, तो उसके डर में मज़ीद इज़ाफ़ा हो चुका था। उसका वो पढ़ा-लिखा शौहर जिसने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था, उसने क्या एक बार भी सोचा कि उसकी बीवी को अकेले कमरे में सोते हुए कितनी घबराहट हो सकती है? क्या उसने सोचा वो अकेली कैसे सोएगी? कुछ भी हो जाए, मैं भी उसके पास नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे इतना ही डर क्यों ना लगे, अकेले सोते हुए। लेकिन मैं उसका दरवाज़ा नहीं खटखटाऊँगी। उसने मुस्तहकम फ़ैसला कर लिया था इब्राहिम के पास न जाने का, लेकिन जो रात की तारीकी और खामोशी बढ़ती गई, उसके फ़ैसले की मजबूती भी कम होती गई। वो उसके पास जाना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी थी। उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। उसे अपने आप पर पहली बार इतनी शिद्दत से तरस आया। मजबूरी क्या होती है और मजबूरी में इंसान कितना मजबूर हो जाता है, ये वो अच्छे से समझ चुकी थी। वो यूं ही लेटे-लेटे छत को घूर रहा था। ज़िंदगी किस कदर उलझी हुई थी, कहाँ आकर वो फँस चुका था। ज़िंदगी में कब कहाँ उसने ऐसी गलती कर दी, जिसकी उसे ये सज़ा मिली। दरवाज़े पर कोई ज़ोर-ज़ोर से दस्तक दे रहा था। इस घर में इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था, तो ज़रूर वही होगी। अब इतनी रात को उस पर कौन-सा आसमान गिर गया था, जो वो इस तरह दरवाज़ा पीट रही थी। वो गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। जी, अब क्या चाहिए मोहतरमा? उसने सुलगते हुए पूछा। वो हद से ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। जी, वो हमको अकेले सोते हुए डर लग रहा है, उसने अटकते हुए कहा। ये क्या हो रहा था उसके साथ? उसका जी चाहा वो गुस्से से रो दे। अब क्या करे? दादी जो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उस पर सौंप गई थी, उसका वो क्या करे? ओके, आ जाओ, लेकिन मैं अपना बेड तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा। बाकी इस बेड के अलावा तुम्हें इस कमरे में जहाँ सोना है सो जाओ, उसने खुश्क लहजे में उससे कहा। वो वापस आकर बेड पर बैठ गया, जबकि वो नीचे फर्श पर अपना बिस्तर बना रही थी। उसने नागवारी से उसे देखा और सर झटका मुँह दूसरी तरफ करके सो गया। पता नहीं दादी किस अज़ाब में डालकर गई थी उसे। उसकी खुशहाल सुकून वाली ज़िंदगी में ये लड़की कहाँ से आकर टपक गई उसका सुकून गारत करने। कहाँ 2 दिन थे जब कॉलेज की लड़कियाँ उस पर जान छिड़कती थीं। उसकी आवाज़ सुनने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। ऑफ़िस में भी कई लड़कियाँ उससे अपनी पसंदगी का इज़हार कर चुकी थीं, लेकिन वो यहाँ कहाँ आकर फँस गया था।
उसका दिल चाहा अभी उसे इस कमरे से तो क्या इस घर के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दे, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था। एक बार तो उसका दिल चाहा अभी के अभी दादी को फ़ोन करके बताए उसे उनकी मोहब्बत से लाई हुई ये अनमोल गुड़िया बिल्कुल नहीं चाहिए। वो जहाँ से उसे लाई थी वहीं जाकर उसे वापस पहुँचा दें। लेकिन चूँकि दादी सफ़र में थी इसलिए दूर बैठी अपनी इस बूढ़ी दादी को वो ये सदमा नहीं देना चाहता था। वैसे भी 22 दिन के बाद तो उन्हें आ ही जाना था। तभी वो उनसे साफ-साफ कह देगा कि उसे उनकी ये सुघड़ होनहार, हर काम में माहिर बहू नहीं चाहिए। लेकिन 22 दिन तो वो दूर से 22 सेकंड्स भी कैसे बर्दाश्त कर सकता था। क्या-क्या नहीं सोचा था उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में और ये क्या हो गया। उसे शदीद गुस्सा था दादी पर खुद भी और इस लड़की पर भी। और इस गुस्से में जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। सुबह अलार्म बजने से उसकी आँख खुल गई। बेसाख्ता तो उसकी निगाह बेड से नीचे गई। शुक्र है वो वहाँ नहीं थी। वो अपनी सुबह का आगाज़ उसका मुँह देखकर कभी नहीं कर सकता था। वो जमाई लेते हुए बिस्तर को छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मुँह हाथ धोने और फ्रेश होने के बाद वो नहाने के लिए नीचे चला गया। वो लड़की उसे ड्राइंग रूम में टीवी साफ़ करती हुई नज़र आई। उसे डर लगा कहीं वो बेवकूफ़ लड़की टीवी को भी ना धो दे। वो किचन में चला गया जबकि इस लड़की की नज़रें खुद पर महसूस कर सकता था। वो किचन में टेबल पर उसकी जोजा मोहतरमा ने पहले आमलेट और दूध का ग्लास तैयार कर रखा था और किचन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दादी की हर काम में माहिर बहू ने बड़ी मुशक्क़त के बाद एक नाश्ता बनाया हो और वो भी कोई ख़ास नहीं था। मगर वो उसकी बनाई हुई चीज़ों को तब हाथ लगाता जब वो उसे बीवी का दर्जा देता। जब उसने इस लड़की को कबूल ही नहीं किया था तो पता नहीं वो घरेलू बीवियों की तरह घर के काम क्यों कर रही थी। इस लड़की का बनाया हुआ आमलेट मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके वो खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। अपनी इस अजीबो-गरीब शादी से पहले भी वो अपने लिए नाश्ता खुद ही बनाता था। अच्छा, इतना अमीर कबीर है तो अपने लिए सर्वेंट्स नहीं रख सकता था, मेड नहीं रख सकता था। हुँ, अमीरां दे चोचले। हट। नाश्ता करने के बाद वो किचन से अपने कमरे में चला गया। वहाँ उसने अपने ऑफ़िस का कुछ सामान बैग में रखा और कंघी करके ऑफ़िस के लिए रवाना हो गया। वो लड़की अभी तक टीवी को रगड़-रगड़ के साफ़ कर रही थी। पता नहीं उसे टीवी से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसका कबाड़ा करने में लगी थी मोहतरमा। इस पर नागवारी से भरपूर निगाह डालकर वो घर से बाहर निकल गया। क्या-क्या नहीं सोचा था उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में और ये क्या हो गया। उसे शदीद गुस्सा था दादी पे भी और ख़ुद पर भी और इस लड़की पर भी। और इस गुस्से में जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। अच्छा, ये अगेन वो अगेन सीन आ गए थे तो फिर इसलिए मैंने स्किप कर दिया। तो अब मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। अब्राहिम जो ऑफ़िस जा चुका था जबकि वो टीवी के पास गुमसुम सी खड़ी थी। बाकी का वक़्त वो इधर-उधर का घर का जायज़ा लेती रही लेकिन इन सब से भी उसकी बोरियत बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। हालाँकि वहाँ टाइम पास के लिए काफ़ी चीज़ें थीं, मैगज़ीन और डाइजेस्ट ये तो वो पढ़ नहीं सकती थी और रही बात टीवी की तो वो डर कर उसे ऑन नहीं कर रही थी क्योंकि बचपन में उसने सुना था इन सब चीज़ों में करंट होता है और ऑन होते ही फट जाते हैं। वो बचपन के इस डर को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। दोपहर का खाना उसने खुद अपने लिए बनाया था। घर में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। ये अलग बात है कि इन चीज़ों को तलाश करने में उसका काफ़ी वक़्त ज़ाया हो गया। अमीर लोगों की हर शय अलग होती है, वॉशरूम से लेकर किचन तक। जितना बड़ा उनका वॉशरूम होता है, वहाँ गाँव में 2 कमरे इतनी जगह पर बन जाते हैं और बाकी साज़ो-सामान अलग। पहले-पहल तो वो वॉशरूम को देखकर हैरान हुई। उसके शौहर मोहतरम शादी के तीसरे दिन ही ऑफ़िस चले गए, अपनी नई-नवेली दुल्हन को इतने बड़े घर में अकेले छोड़कर। उसने तो कभी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की तमन्ना नहीं की थी। ये सब तो उसे बिना माँगे ही मिल गया, लेकिन इतनी जल्दी, इतनी आसानी से बड़ी चीज़ें कभी नहीं मिला करतीं। असर की नमाज़ अदा करके वो एक बार फिर किचन में घुस गई। इतनी बड़ी इमारत में उसकी काम की जगह सिर्फ़ किचन ही थी। वो अपने शौहर के लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, इसीलिए वक़्त से पहले ही तैयारी करने लगी। वो जानती थी आधे घंटे के काम में वो 3 घंटे तो ज़रूर लगा देगी। उसने कहीं सुना था कि शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसलिए वो अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाना चाहती थी। उसकी पसंद नापसंद और इसके बारे में कुछ और मालूमात दादी ने उम्रे पर जाने से पहले उसे फ़राहम की थी। चाहे वो उसे नापसंद करे, चाहे वो उसे नफ़रत करे, मगर वो कभी उससे नफ़रत नहीं करेगी। वो एक बीवी होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाएगी, चाहे वो शौहर होने का फ़र्ज़ निभाए या ना निभाए। सुबह से किचन में मुख्तलिफ उल्टे-सीधे तजुर्बात कर वो अब काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। उसे इसके वापस आने का वक़्त नहीं पता था, इसलिए सब कुछ जल्दी-जल्दी करना चाहती थी। अपनी मतलूबा हर शय उसने अपने पास कर लिए और प्याज़ काटने लग गई। प्याज़ काटने से उसकी आँखों में आंसू आने लगे। सिर्फ़ प्याज़ काटने के आंसू थे या इनमें कोई और आंसू भी शामिल हो गए, ये वो नहीं समझ सकी। फिर से गोश्त निकाल कर उसने पतीले में डाल दी और चूल्हे की आँच थोड़ी कम करके वो मगरिब की नमाज़ अदा करने कमरे में चली गई।
जब नमाज़ पढ़कर वापस आई तो बिरयानी तैयार हो चुकी थी। उसने एहतियाती तौर पर पहले खुद चेक करके देखा। उसे तो ठीक लगा, लेकिन पता नहीं उसकी शौहर मोहतरम को पसंद आएगी भी या नहीं। और वो भी कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन बिरयानी बनाने में ही इतना वक़्त ज़ाया हो गया कि मज़ीद कुछ बनाने की गुंजाइश नहीं रही। वो अब आहिस्ता-आहिस्ता किचन समेटने लगी। एक बिरयानी बनाने के चक्कर में उसने पूरे का पूरा किचन बिखेर कर रख दिया था। उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो वो भागती हुई किचन के दरवाजे तक गई। वो अपना बैग उठाए अंदर दाखिल हो चुका था। उसके हाथों में शायद कुछ खाने का सामान भी था, जो उसने टेबल पर रख दिया और ख़ुद अपने कमरे की तरफ चला गया। एक तो थकन काफ़ी महसूस हो रही थी और ऊपर से टेंशन उसे खाई जा रही थी। अपने कमरे में आकर उसने बैग सोफ़े पर फेंक दिया और खुद जूतों समेत बेड पर लेट गया। ये शायद उसकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन चल रहे थे। घर आते ही सबसे पहले ज़ोजा मोहतरमा के दर्शन हो गए। वो पहले से ही बहुत डिस्टर्ब था और रही सही कसर मोहतरमा ने पूरी कर दी। उसे तो ये सोच कर ही तकलीफ़ हो रही थी कि अनपढ़ गँवार लड़की उसकी बीवी की हैसियत से इस घर में मौजूद है। काफ़ी देर वो यूं ही बेड पर लेटा रहा। जब थकन का एहसास काफ़ी हद तक कम हुआ तो उसे भूख लगना शुरू हुई। वॉशरूम में जाकर उसने हाथ मुंह धोया और नीचे चला गया। उसने मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखा, वो नज़र नहीं आई, लेकिन उसे खुद के इस तरह मतलाशी होकर देखने पर बहुत गुस्सा आया। वो कहाँ है, क्या कर रही है, उससे क्या मतलब, जहन्नुम में जाए उसकी बला से। लेकिन टेबल के पास पहुंचकर उसने अपना मतलूबा शॉपर गायब पाया, जिसमें वो होटल से अपने लिए खाना लेकर आया था। वैसे तो वो हमेशा अपने लिए घर पर खाना खुद बनाता था, लेकिन आज थोड़ा थका हुआ और परेशान था, इसलिए उसने होटल से खाना खरीद लिया। मगर ये शॉपर अचानक ऐसे कहाँ गायब हो गई, उसे समझने में देर नहीं लगा। ये ज़रूर उसकी जाहिल जोजा मोहतरमा का काम होगा, लेकिन वो इस तरह शॉपर ले जाकर कहाँ गायब हो गई? क्या उसे भूख लग रही थी और वो खाना वो अपने लिए ले गई? लेकिन वो खुद भी तो बनाकर खा सकती थी। बकौल दादी के तो वो होटलों से भी अच्छा खाना बनाती है। वो गुस्से से खौलता हुआ कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद कर कर कुर्सी की पुश्त पर टेक लगा दी। और फिर उसने अपनी आंखें तब खोली जब उसने टेबल पर कुछ रखने की आवाज़ सुनी। वो टेबल पर मुख्तलिफ प्लेटों में खाना लगा रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा, जो हद से ज़्यादा खुशफहमी में नज़र आ रही थी, और फिर खाने को देखने लगा जो वो बेतरतीबी से टेबल पर सजा रही थी। सालन के बड़े डोंगे में उसने बिरयानी डाली हुई थी और चावलों की प्लेट में उसने सालन निकाला हुआ था, और सबसे अजीब बात, उसने रोटियां पतीले में रख दी थी। उसने गुस्सा जब्त कर लिया और सिर्फ खामोशी से उसे ये सब कार्रवाई करते हुए देख रहा था। जब वो सब कुछ मुकम्मल कर चुकी तब भी वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। कुछ चाहिए? उसने सर्द लहजे में उसे मुखातिब किया। उसे मुखातिब करना उसकी मजबूरी थी। वो खाने के दौरान उसे बिल्कुल भी अपने पास नहीं देख सकता था। वो अपनी गर्दन हिलाकर दोबारा किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी, लेकिन वो जानता था वो बर्तन धोते हुए भी उसे ही देख रही है। वो उसे नज़रअंदाज करके खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी लाई हुई सारी चीज़ों के साथ बिरयानी का भी इजाफा था। ये बिरयानी वो तो नहीं लाया था, तो फिर ज़रूर दादी की इस सुघड़ बहू ने बनाई होंगे। वैसे तो बिरयानी उसकी पसंदीदा डिश थी, लेकिन ये चूंकि इस मोहतरमा ने बनाई थी, इसलिए वो इस टेबल पर मौजूद बिरयानी को छोड़कर हर डिश के साथ इंसाफ करने लगा। हालांकि उसका दिल बहुत चाह रहा था वो बिरयानी खाए, लेकिन दिल की इस ख्वाहिश के दरमियान इसकी अना आ रही थी, और वो सिर्फ बिरयानी के लिए अपनी अना कभी नहीं कुचल सकता था। खाने के बाद टिश्यू से हाथ साफ करता वो लॉन्च में रखी टीवी देखने लगा। टीवी देखते वक्त भी वो पता नहीं क्यों बार बार इधर उधर देख रहा था। 2 घंटे के बाद वो टीवी को छोड़कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। हालांकि वो जो मूवी देख रहा था उसके ख़त्म होने में भी आधा घंटा बाकी था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका टीवी देखने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो हर मूवी मुकम्मल ही देखा करता। सीढ़ियाँ अबूर करके वो अपने कमरे में आया। कमरे में जाते ही सबसे पहली नज़र उस पर ही पड़ी। वो फर्श पर पूरी दुनिया से बेखबर सो रही थी। कितने इत्मीनान से वो नींद के आगोश में थी, इसका सुकून छीन कर, उसकी खुशी छीन कर। वो बिना कोई आवाज़ पैदा किए बेड पर आकर लेट गया। नींद को काफ़ी देर तक बुलाने की कोशिश करता रहा। बहरहाल रात के जाने कौन सा पहर वो अपनी इस कशिश कोशिश में कामयाब हो चुका। फिर उसे आंख रात के 2 बजे खुली। उसने इस लड़की को देखा जो बेखबर सो रही थी। उसे प्यास और भूख का एहसास हुआ। अमूमन रात को उसे भूख और प्यास का एहसास होता रहता, इसीलिए वो हमेशा अपने लिए फ्रिज में खाना बचा कर रखता था। लेकिन आज जहाँ तक उसे याद पड़ रहा है, वो जो खाना लाया था वो सारा ख़त्म कर चुका था। अब उसे अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही कुछ ना कुछ बनाना था, और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसने सबसे पहले उठकर दरवाजे को नहीं, बेड को देखा। जब उसे बेड से गायब पाया तो वो हैरानी से खड़ी हो गई। सामने दीवार पर लगी सुइयों वाली घड़ी से उसने वक्त का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की, तो उसे हैरत हुई। 2 बज रहे थे। इतनी रात को वो भाई क्या करने चला गया? पानी पीने? नहीं, पानी का तो जग रखा हुआ है, फिर कहाँ गया? उसे तजस्सुस होने लगा और वह कमरे से बाहर निकल आई। आहिस्ता-आहिस्ता इधर-उधर निगाहें दौड़ाते हुए वो संगमरमर से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसे किचन से कुछ आवाज़ें आने लगीं। उसने कदमों का रुख किचन की जानिब कर दिया। किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उस पर अजीब इंकशाफ हुआ। वो रात के 2 बजे खाना खा रहा था। उसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए वो उसे देख न सका, और गौर करने पर उसे पता चला वो उसकी बनाई हुई बिरयानी खा रहा था।
ये इंकशाफ खुशगवार था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ-साथ हैरत भी थी। रात के खाने में टेबल पर मौजूद हर शय खाने वाला उसका शौहर मोहतरम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बनाई हुई बिरयानी को नज़रअंदाज़ कर गया। उसे इस वक़्त हकीकतन बहुत दुःख हुआ। वो किचन में काफ़ी देर तक रोती रही। उसने इतनी मेहनत से उसके लिए बिरयानी बनाई थी और उसने चखना तक गवारा नहीं किया। उसे गुस्सा आया अपने मगरूर शौहर पर। उसे जितना गुस्सा था, जितना दुःख था, वो सब अब ख़त्म हो चुका था। रात के खाने में उसके अनापरस्त शौहर ने बिरयानी को हाथ नहीं लगाया था और रात के 2 बजे वो उसकी बनाई हुई बिरयानी कितनी रग़बत से खा रहा था। वो दरवाजे से वापस पलट आई, कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। उससे पहले अगर दुःख की वजह से नींद नहीं आ रही थी तो वो खुशी से सो नहीं पाएगी। 20 मिनट बाद उसने दरवाजे पर उसकी आमद को महसूस किया, लेकिन वो खुद को सोता हुआ ज़ाहिर कर रही थी, जबकि दिल ही दिल में अपने शौहर की इस अजीबो-गरीब चोरी पर मुस्कुरा भी रही थी। अगली सुबह वक्त पर बेदार नहीं हो सका। उसे ऑफिस जाना था और वो आधा घंटा देर से उठा और कल की तरह आज भी सबसे पहले उसने अपने बाएं जानिब इस लड़की के बिस्तर की तरफ देखा। वो उसे वहाँ नजर नहीं आई। वो उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसे ऑफिस जाने में पहले ही देर हो चुकी थी। वॉशरूम से जब वो नहाकर तौलिए से बाहर रगड़ता हुआ बाहर आया तो नीले रंग की शर्ट बेड पर देखकर ठठक गया। वो इस्त्री करके बेड पर रख दिया गया था। इतने सारे कपड़ों में उसने नीले रंग का ही इंतखाब क्यों किया? गोया उसकी ज़ौजा मोहतरमा को मालूम था कि नीला रंग उसका पसंदीदा रंग है, लेकिन ये उसे कैसे पता चला? उसे अपनी बीवी की ये मशरूकी अदा तस्कीन नहीं पहुँचा सकी। मर्ज़ी सुलगा गई थी। क्यों हाथ लगाया उसने मेरे कपड़ों को? किस हक़ से उसने मेरी शर्ट इस्त्री की? ये वो सवालात थे जो वो गुस्से से अपने आप से कर रहा था, लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। जब वो उसे बीवी तस्लीम नहीं करता तो वो उसकी इस्त्री किए हुए कपड़े क्यों पहने? उसने वो शर्ट वापस अलमारी में रखी और एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहन ली। ये अलग बात है कि सफ़ेद शर्ट में कई शिकनें पड़ चुकीं। अमूमन वो अपने सारे काम खुद करता था, खाना पकाने से लेकर कपड़े इस्त्री करने तक, लेकिन आज तो वो पहले ही काफ़ी लेट हो चुका था। इसीलिए जैसे-तैसे वो शर्ट पहनकर बालों में जल्दी-जल्दी कंघी फेंककर वो बैग उठाकर नीचे आया। उसका नाश्ता करने का आज बिल्कुल इरादा नहीं था। वो वहीं ऑफ़िस में ही कुछ कुछ लेकर खा लेता। पहले काफ़ी देर हो चुकी, इसीलिए वो जल्दी-जल्दी बड़े-बड़े कदम उठाता हुआ घर के बड़े दरवाज़े तक गया था। अभी उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा की आवाज़ पर रुक गया। सुनो जी। उसने एक ठंडी सांस खारिज की। उसे इस तरह अपने पीछे से आवाज़ देकर बुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने कोई बात तो नहीं की, अलबत्ता उसकी तरफ सवालिया नज़रों से ज़रूर देखा। वो जी घर का थोड़ा-सा सामान लाना है, उसने झिझकते हुए कहा, जबकि उसे इस तरह से पीछे से बुलाया जाना और अब पूरे हक के साथ घर के सामान का ऑर्डर देना बिल्कुल नागवार गुज़रा और ये नागवारी उसके चेहरे से भी आया थी। क्या लाना है? चेहरा सपाट था। वो जी चीनी और चाय की पत्ती बस? नहीं, वो सुरख मिर्च और प्याज भी ख़त्म हो गया। वो पूरी की पूरी मछली की अदा में मुखातिब थी। ओके, और कोई सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई इस डब्बे से? कौन से डब्बे से? वो हैरान था। वही जी, जो अंदर रखा हुआ है, जिसे खोलो तो सुर्ख बत्ती जलती है। उसने दिमाग पर ज़ोर दिया। वो उसे फ्रिज कहते हैं, बेवकूफ़। उसने अजीब नज़रों से इस लड़की को देखा। हाँ जी, वही फ़्राज से। फ़राज नहीं, फ्रिज। उसने अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर दिया। क्या जी? फ़ारिज? उसने भोलपन से सवाल किया। फ़ारिज नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ और क्या-क्या लाना है? वो दाँत पीस कर बोला। दही बिजी और कुछ सोचने लगी। अगर उसकी कोई पढ़ी-लिखी बीवी होती तो वो 1 मिनट में ही लिस्ट बनाकर देती उसे, लेकिन ये गाँव की गँवार उसे 2 घंटों से घर का सामान रटवा रही थी। कुछ याद आया मोहतरमा, या फिर मैं यहीं बैठकर आपकी याददाश्त वापस आने का इंतज़ार करूं? उसने तंज भरे लहजे में उससे मुखातिब किया। वो पता नहीं उसके तंज को समझ सकी या नहीं, पर हाल उसने अपनी ज़ुबान को थोड़ी तकलीफ ज़रूर दी। वो जी, वो जो लाल लाल सी होती है। अब उसे हकीकतन गुस्सा आया। लाल लाल सी कोई एक चीज़ नहीं होती, और क्या मैं बाजार में जाकर ये कहूँगा मोहतरमा पानी साहिबा किसी लाल लाल चीज़ का कह रही थी, आप मुझे वही लाल लाल चीज़ दे दें? अब की बार वो गुस्सा नहीं छुपा सका। वो उसके गुस्से से डर गई। मैं सब सौदे भिजवा दूंगा, ओके? उसकी आंखों में भरे वो आंसू देख चुका था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो उसके सामने कोई सलाब जारी करे। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। वो वहीं खड़ी अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करती रही। उसे दुख उसके रवैये से नहीं, बल्कि इस बात से पहुंचा है कि वो शर्ट जो उसने इतनी मोहब्बत के साथ इस्त्री की, वो क्यों नहीं पहन कर गया। बाकी का सारा दिन भी वो उदास रही। उसने दोपहर को ही एक मुलाजिम के जरिए घर का सारा राशन भेज दिया था, वो भी जो उसने कहा और वो भी जो वो न कह सकी थी। बाकी का बहुत सारा वक्त उसने सामान को तरतीब देने में गुजार दी, इसलिए उसे कुछ सोचने की मोहलत ही न मिली। सब्ज़ी आ चुकी थी। उसने कुछ सब्ज़ियाँ फ्रिज में डाली और रात के खाने की तैयारी के लिए आलू और कीमा अलग करने लगी। अब वो एक काम में तो माहिर हो चुकी थी, खाना बनाने में। ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन इस अजीब किचन में खाना बनाने का उसका तजुर्बा नया था। यहाँ सब काम आसान थे। गाँव की निस्बत यहाँ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ कर नहीं लानी पड़ती थीं। पानी का इंतज़ाम पास में ही था और हर चीज़ अलग-अलग साफ नज़र आ रहा था। जबकि वहाँ सालन में नमक डालो तो 2 घंटे तक मिर्चों का डब्बा न मिले। यहाँ सारी सहूलियत होने के बावजूद भी वो शुरू-शुरू में कुछ झिझक रही थी।
लेकिन अब चूँकि वो किचन के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर चुकी थी, इसीलिए उसे काम करने में मज़ा आ रहा था। रोज़ बरोज़ नई-नई चीज़ों से आशना हो रही थी। कीमा तैयार होने में अभी काफ़ी वक़्त था, इसलिए वो अपने कमरे में आई। उसे एक बार उसकी एक सहेली ने बताया था, पानी जो शहरी मर्द होते हैं ना, उनको क्रीम पाउडर वाली लड़कियाँ बहुत पसंद आती हैं। इस वक़्त तो उसने इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब चूँकि मुसीबत सर पर आन पड़ी थी, तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना था। वो मेकअप का डब्बा जो दादी ने उसे दिया था, वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। उसने हाथ तक नहीं लगाया। उसे मेकअप से हमेशा चिढ़ हुआ करती थी और उसे अच्छे से मेकअप आता भी नहीं था। उसने कभी मेकअप किया ही नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ पर भी सिर्फ़ साबुन से मुँह धोया करती थी। उसने अपनी पुरानी लोहे की पेटी से वो मेकअप वाला डब्बा निकाला। इस डब्बे में ऐसी चीज़ें थीं जिनके नाम तो दूर, शक्ल तक कभी नहीं देखी थी उसने। अब ऐसे में उन्हें इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल था। उसने सारा सामान उलट-पुलट कर देखा। उसे इन सैकड़ों चीज़ों में जो काम की चीज़ लगी वो मुँह पर लगाने वाली क्रीम, लिपस्टिक और आई शेड थी। बाकी सारा का सारा मेकअप उसके लिए बेकार था। ये तीनों चीज़ें लेकर वो आईने के सामने बैठ गई। क्रीम तो जैसे-तैसे लगा ही लिया उसने, आई शेड भी तरतीब और बेतरतीब से लग गया था। अब असल मसला लिपस्टिक का था। उसने कभी खुद लिपस्टिक नहीं लगाई। बचपन में भी जब कोई शादी वगैरह होती तो उसकी कज़िन्स उसको ज़बरदस्ती लिपस्टिक लगाकर तैयार करतीं। उसे इन सब चीज़ों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10 मरतबा उसने लिपस्टिक लगाई और एक मरतबा भी सही ना लगा सकी, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो तब तक लगाती रही जब तक सही नहीं लगा, और 20 मिनट की मशक्क़त के बाद बहरहाल उसने कुछ ढंग से लिपस्टिक लगा ही ली। उसे बिल्कुल परफेक्ट तो ख़ैर अब भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन पहले की बनिस्बत काफ़ी बेहतर थी। उसने नीले रंग की फ़्रॉक पहन रखी थी। नीला रंग उसका पसंदीदा रंग था, इसलिए उसने इसकी पसंद से ही खुद को तैयार किया था। 10 मरतबा उसने लिपस्टिक लगाई और एक मरतबा भी सही ना लगा। उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। अच्छा सीन। उसे बिल्कुल परफेक्ट तो ख़ैर अब भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन पहले की बनिस्बत काफ़ी बेहतर थी। उसने नीले रंग की फ़्रॉक पहन रखी थी। नीला रंग उसका पसंदीदा रंग था, इसलिए उसने उसकी पसंद से ही खुद को तैयार किया था। और फिर मेकअप के बाद किचन में आई तो आलू कीमे के साथ-साथ उसने मीठे में खीर भी बनाई। वहाँ तो वो सिर्फ़ सालन बनाती थी और रोटियाँ, बस उसके अलावा वहाँ कोई दूसरे लवाज़मात नहीं होते थे। लेकिन यहाँ तो 15 तरह के खाना बनते हैं। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाख़िल हुआ, बैग उसने सोफ़े पर रख दिया और खाना जो वो होटल से अपने लिए लेकर आया था, वो भी उसने वहीं सोफ़े पर रख दिया और ख़ुद भी गिरने के अंदाज़ में सोफ़े पर बैठ गया। उसने नागवारी से इधर-उधर देखा, वो उसे नज़र आ ही गई। उसे देखकर एक पल के लिए वो उसे नज़र नहीं हटा सका। उसने जो अजीबो-गरीब मेकअप कर रखा था, उससे वो खूबसूरत तो क्या खाक लगती उल्टा अजूबा बन चुकी थी। उसका ये मेकअप देखकर उसके लिए हँसी ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। तो वो पागल लड़की उसे पटाने के लिए इन सब चीज़ों पर उतर आई है। मगर वो जो कर ले, उसे कभी कबूल नहीं करेगा। वो अब उसका बैग उठाने लगी, वो मुँह दूसरी तरफ करके खामोश बैठा था। वो बैग उठाकर जाने कहाँ ले गई थी, जबकि वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में आ गया। जब वो नीचे खाने के लिए गया, तब तक वो खाना मेज़ पर सजा चुकी। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गया, जबकि वो वहीं खड़ी उसे देख रही थी। खाना खाया तुमने? किसी भी जज़्बात से आ रही उसने संजीदा लहज़े में उससे पूछा। नहीं, आप खा लें जी, हम बाद में खाएँगे, उसने शर्माते हुए कहा। वो समझ नहीं सका उसमें शर्माने वाली कौन-सी बात थी। तो बैठो खाना खाओ, उसने अपनी प्लेट में सलाद निकालते हुए कहा। जी, वो हम? उसकी इस जी में हैरत कम और इनकार ज़्यादा था। हाँ, तुम और कोई नज़र आ रहा है इस घर में? इस बार वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। हमारे गाँव में रिवाज है, पहले शौहर खाना खा ले, उसके बाद बीवी उसका बचा हुआ खाना खाती है, उसने सादगी से कहा, जबकि वो हैरान भी था और खुद के शौहर कहे जाने पर थोड़ा गुस्सा भी था, लेकिन उसने मज़ीद इसरार नहीं किया। वो कुछ देर खड़ी उसे देखती रही, फिर वहाँ से चली गई, लेकिन वो जानता था, वो जहाँ कहीं भी गई है, उसे ही देख रही होगी। क्या मुसीबत है, वो नवाला मुँह में रखते हुए बुड़बुड़ाया। उसने पहली बार खाने की टेबल पर निगाह दौड़ाई। आजकल की बनिस्बत बहुत डिशेज़ बनाई गई थी। आलू कीमा उसका पसंदीदा था, लेकिन चूँकि ये उसने बनाया है, इसलिए वो नहीं खाना चाहता था। कल रात उसके हाथ की बनी बिरयानी खाकर उसने इतराफ़ किया, वो खाना वाक़ई बहुत अच्छा बनाती है, और अब कीमे की भी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। वो खाना भी चाहता था और नहीं भी खाना चाहता था। उसने चोर निगाहों से इधर-उधर देखा। जब उसे वो नज़र न आई, तो बच्चों की तरह चोरी करते हुए उसने थोड़ा-सा कीमा अपनी प्लेट में डाला और फिर डोंगे के ऊपर वैसे ही ढक्कन रख दिया, ये ज़ाहिर करने के लिए कि उसने कीमे को हाथ तक नहीं लगाया। पहला नवाला मुँह में रखते ही उसे एक खुशगवार एहसास हुआ। होटल के खानों में वो जायका कभी नहीं आ सकता जो घर के बनाए खानों में होता है, और एक मर्द चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाता हो, लेकिन एक औरत से अच्छा खाना वो कभी नहीं बना सकता। वो खुद हमेशा टीवी पर रेसिपीज़ देख-देख कर मुख्तलिफ पकवान बनाता था। उसने खुद कीमा भी कई बार बनाया था, लेकिन इसमें ये जायका कभी नहीं था जो उसके बनाए हुए कीमे में था। खाने से फारिग होकर वो सोफ़े पर बैठकर टीवी देखने लगा। अभी वो सोच रहा था कि अपने लिए चाय बनाए, लेकिन इसकी सोच से भी पहले वो उसके लिए चाय लेकर उसके पास खड़ी थी।
अब वो चाय उसकी तरफ बढ़ा रही थी। उसने चाय का कप उसके हाथों से ले लिया। हालांकि उसका कप लेने का कोई इरादा नहीं था, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसने कप थाम लिया, और अब जब कप उसके हाथों में था तो मतलब उसे चाय भी पीनी थी। वो भी उसके बराबर रखी सोफे पर बैठ गई। उसका इस तरह बैठना उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं सकता था। ये क्या है जी? उसने टीवी की तरफ इशारा किया। टीवी है, उसने चाय का सिप लेते हुए संजीदगी से कहा। ये टीवी करंट तो नहीं मारता जी? नहीं, अगर उसे इंसानों की तरह ऑन किया जाए तो नहीं मारता। वो नागवारी से बोला। ये किधर से ऑन होता है जी? उसने एक और सवाल किया। वो इस बड़े वाले बटन से, उसने टीवी के बटन की तरफ इशारा किया। चाय पीते हुए उसने महसूस किया वो खाने की तरह चाय भी ज़बरदस्त बनाती है। ये क्या है जी? अब उसका इशारा रिमोट की तरफ था। ये रिमोट है। वो शदीद कोफ्त में मुबतला हो चुका है। ये रिटोट कैसे चलता है जी? उसने मासूमियत से एक और सवाल किया। इसके रिमोट को रिटोट कहने पर फिर साख तो उसके होंठों पर तबस्सुम फैल गया था। इससे आवाज़ कम और ज़्यादा होता है और ये बटन चैनल तब्दील करता है। और रिमोट उठाकर उसे किसी छोटे बच्चे के अंदाज में समझा रहा था। ये चैनल क्या होता है जी? और इसका दिल चाहा रिमोट अपने सर पर दे मारे। चैनल मतलब ये फ़ोटो तब्दील होते हैं। अब की बार वो ज़रा गुस्से से बोला। अच्छा जी, आप कितने पढ़े हुए हो? अब उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर सवाल किया गया। MBA किया हुआ है मैंने, वो तनक कर बोला। ये कितना होता है जी? और वो ये क्यों भूल गया था कि इसकी ज़ौजा मोहतरमा पढ़ी लिखी नहीं है। 16 जमातें। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, लेकिन उसने सवालत का सिलसिला जारी रखा। आप कहाँ से पढ़े हो जी? लंदन से। उसने चाय का घूंट भरकर कहा। लेकिन अगला सवाल सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब था। लंदन कौन से सूबे में है? इस सवाल पर उसने घूर का मुकाबिल को देखा था। लंदन लंदन यहाँ नहीं है। लंदन जहाज़ पर जाते हैं, वो बहुत दूर है। वो एक एक लफ्ज़ खींच कर बोला। चाँद दादी गई हैं जी? अब वो चाय ख़त्म कर चुका। हाँ। उसने मज़ीद सवालत से बचने के लिए इस तरह से झूठ बोला, लेकिन इसने सवालत का सिलसिला मुनक़ता नहीं किया। आप गाड़ी खुद चलाते हो? गाड़ी खुद चलाते हो? पता नहीं क्या सोच कर उसने सवाल किया। जी हाँ, आपको गाड़ी चलाना आता है जी? उसने एक बार फिर हमाकत से भरपूर सवाल किया। ज़ाहिर है, मैं अगर गाड़ी चलाकर ऑफ़िस जाता हूँ तो मुझे गाड़ी चलानी आती है। अब की बार वो तेज़ आवाज़ में बोला, और वो शायद इसके जवाब से भी ज़्यादा इसके लहजे से घबरा गई थी। तभी वो कप उठाकर किचन में चली गई। उसने एक बार फिर टीवी देखने की कोशिश की, लेकिन अब वो टीवी नहीं देख पा रहा था। उसका दिमाग कहीं और था। उसे उलझन थी टीवी पर। उसे सिर्फ तस्वीरें नज़र आ रही थी, आवाज़ वो नहीं सुन पा रहा था। उसे अचानक क्या हो गया था? थोड़ी देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक था। जब वो यहाँ बैठी थी तो उसका दिल चाहा वो यहाँ से चली जाए ताकि वो टीवी देख सके, और अब जब वो चली गई तो उसका टीवी देखने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। टीवी बंद करके वो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह सुबह उठकर उसने नमाज कुरान पाक की तलावत के बाद नाश्ता बनाया। वो अभी तक गहरी नींद में था। वो काफ़ी देर तक उसके चेहरे को देखती रही। वो इस वक्त नींद में सारी दुनिया से बेखबर, बहुत मासूम लग रहा था। इस पर से नज़र हटाकर उसने अलमारी से उसके कपड़े निकाले, और वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसने उन्हें इस्त्री करने दूसरे कमरे में ले गई। कल सुबह तो जनाब ने उसकी इस्त्री की हुई शर्ट नहीं पहनी, लेकिन आज वो उसकी सारे शर्ट्स निकाल लाई थी। वो कोई ना कोई शर्ट तो ज़रूर पहनेगा। अगर वो ज़िद्दी है तो उसे राह रास्त पर लाने के लिए वो भी ज़िद्दी बन जाएगी। इसका वो शौहर मोहतरम उसकी स्त्री की हुई शर्ट नहीं पहनता, उसकी बनाई हुई बिरयानी नहीं खाता, लेकिन रात के 2 बजे बिरयानी बड़े शौक से खाई जाती है। इसे नज़र बचा बचा कर कीमा अपनी प्लेट में डाला जाता है, इसके हाथों की चाय पी जाती है। कब तक बचेंगे आप शहरी बाबू? वो इस्त्री करते हुए सोच रही थी। इसके सारे के सारे कपड़े इस्त्री करने के बाद वो उन्हें वापस अलमारी में रख आई। वो बेदार हो चुका था क्योंकि वॉशरूम से आवाज़ आ रही थी। वो नीचे किचन में उसके लिए नाश्ता लगाने चली गई। वॉशरूम से निकलकर उसने अलमारी खोली और एक शर्ट निकालकर पहनने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि इस लड़की ने इस्त्री की है। उसने एक और शर्ट निकाली, वो भी इस्त्रीशुदा मिली। फिर तीसरी चौथी, हालांकि उसके सारे कपड़े इस्त्री हो चुके थे। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया और हैरत भी हुई। न जाने कब उठकर उसने सारे कपड़े इस्त्री किए थे, लेकिन वो भी एक नंबर का ज़िद्दी था। उसने वही पुरानी शर्ट पहन ली जो उसने कल से पहनी हुई थी। मुझे पता था कि ये यही काम करेगा। वो जब सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रहा था तो उसने देखा वो उसे गौर से देख रही है, और ना सिर्फ देख रही है, बिल्कुल मुस्कुराहट जब्त करने के लिए मुंह पर हाथ रखे हुए है। वो कतई तौर पर उसे नज़रअंदाज करता हुआ खाने की टेबल पर जाकर बैठ गया। वो अंदर से उसके लिए नाश्ता लेकर आई। आज उसने खुद नाश्ता नहीं बनाया। जब उसके हाथ की बनी बिरयानी वो खा सकता है, चाय पी सकता है, तो नाश्ता क्यों नहीं? वो नाश्ता रखकर अंदर चली गई, जबकि वो आराम से नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। जबकि वो टेबल पर से बर्तन समेटने लगी। सारे काम मुकम्मल करने के बाद उससे डरते डरते टीवी ऑन किया। टीवी खूबसूरत तस्वीरें देखकर वो वहीं सोफे पर बैठ गई। कोई गानों का चैनल लगा था। वो हैरान होकर पूरी तरह टीवी पर मुतवज्जा थी। वो हीरो और हीरोइन को बेहुदा डांस करते देखकर उन्हें दिल ही दिल में मलामत कर रही थी, और काफ़ी शर्मा भी रही थी। हालांकि घर में ऐसा कोई भी नहीं था, फिर भी वो बार बार इधर उधर देख रही थी। कल इब्राहिम ने जो उसे चैनल बदलना सिखाया था, तो उन्हीं बटनों को दबाते हुए वो मुख्तलिफ चैनल्स को तब्दील करती रही। अचानक फ़ोन की घंटी पूरे घर में गूंज उठी। उसने हैरान होकर पीछे देखा और नज़रअंदाज कर दिया। ट्रन ट्रन ट्रन। एक बार घंटी सुनाई दी, और
इस बार वो बदक कर सोफे से खड़ी हो गई थी। घबराहट के मारे उसे पसीना आ गया। वो समझ ना सकी ट्रन ट्रन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कहीं कोई जिन भूत तो नहीं है इस घर में। वो डरते हुए इधर उधर देख रही थी। घंटी एक बार फिर सुनाई दी। अब की बार वो चीख मार कर पीछे हटी। घंटी मुसलसल बजती ही जा रही थी। उसने आवाज़ का ताक़ुब करने की कोशिश की। तब उसे पता चला ये घंटी की आवाज़ इस छोटे डब्बे से आ रही है। कुछ सोचने पर उसे याद आया ऐसा ही एक डब्बा उसकी सहेली नजमा के घर भी था, जिससे वो अपने अबूजी कुछ सऊदी अरब में थे उनसे बात करती, लेकिन इससे बात कैसे होती है वो सोच रही थी जबकि घंटी बजी जा रही थी। उसने दरूद पाक का वर्द किया और इस छोटी चीज़ को उठा ही लिया जिसके ऊपर रखा था। तब उसे आवाज़ सुनाई दी, हेलो हेलो, कोई है, बात करो। वो इस आवाज़ को पहचान गई। इफ्राहिम की आवाज़ थी। जी आप वो। उसने कुछ कहना चाहा जबकि उसकी बात काट कर बोला, सुनो, शाम को मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। होटलों का खाना वो नहीं खाते। अगर तुम बना सको तो। जी हम बना देंगे, वो जल्दी जल्दी बोली। ठीक है, मैं भी जल्दी आ जाऊँगा। जो सामान ख़त्म हो चुका है वो बताओ, मैं आते वक्त ले आऊँगा। उसने सामान तो ख़त्म हो गया था वो उसे बताई। और आखिर में जब वो पूछने लगा बस और तो कुछ नहीं, तब वो बोली, जी वो ये टीवी बंद कैसे होता है। उसने चला चला तो लिया था, उसे बंद करने का नहीं पता था। कल भी उसने नहीं पूछा था। उसी बटन से जिससे तुमने ऑन किया है। उसे संजीदगी से कहकर फ़ोन कट कर दिया था। उसने भी वो चीज़ दोबारा अपनी जगह पर रख दी। उसे वैसे तो उसकी आवाज़ हमेशा से पसंद थी, लेकिन फ़ोन पर उसकी आवाज़ उसे हमेशा से भी ज़्यादा अच्छी लगी थी। और उसका इस तरह से खाना बनाने का कहना, ये बात भी अच्छी लगी थी। टीवी बंद करके वो सीधा किचन में घुस गई थी। वो सामान चेक करने लगी और अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया अलग करने लगी। कोई मेहमान पहली बार घर आ रहा था, इसीलिए वो कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत सामान इस्तेमाल कर लिए, अलहदा करके रख दिया। उसे मस्जिद से अज़ान की आवाज़ सुनाई दी। सारे काम छोड़कर वो नमाज़ अदा करने अपने कमरे में चली गई। वो नमाज को अपनी हर ज़रूरी से ज़रूरी काम पर तरजीह देती। इसकी मामू ने बचपन में ही उससे एक बात सिखाई थी जो उसने अपने से गिरा बांध कर महफूज कर ली। हम इंसान भी बहुत अजीब होते हैं, कामयाबी को हर जगह ढूंढते हैं, हालांकि हमें दिन में 10 बार आवाज़ आती है, हे अली अलफला, हे अली अलफला। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आओ, इस आवाज़ को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने 24 घंटों पर मुश्तमिल तवील दिन में से सिर्फ 1 घंटा भी खुदा को नहीं दे सकते जो हमें इतना कुछ देता है। वो हमें नमाज की तरफ बुलाता है, हम इनकार कर देते हैं और उसकी रहमत तो देखो, वो फिर भी हमें खाना देता है, हमारी ज़रूरियात पूरी करता है। अगर वो हमसे कहे आज तो आपने नमाज नहीं पढ़ी, आज आपको खाना क्यों दूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी किताब में 99 नामों से एक नाम रहमान भी है। ये बात उसे उसके मामू ने इस अंदाज में समझाई कि वो दोबारा कभी अपना कोई नमाज नहीं छोड़ सकी और जो भी काम कर रही होती अज़ान की आवाज़ सुनकर वो काम अधूरा छोड़कर नमाज अदा करने जाती। नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में आई। वो अलमारी में से खूबसूरत बर्तन भी निकालने लगी। अपनी तरफ से वो जितना समझ सकती थी इतना करने लगी। उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वो किचन से बाहर निकल आई। इफ्राहिम बैग उठाए अंदर आ रहा था। उसने बताया था वो जल्दी आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये उसने नहीं सोचा था। वो किचन में उसके लिए एक ग्लास पानी लेकर आई। उसने एक नज़र पानी को और एक नज़र उसे देखा और पानी पी लिया। वो खाली ग्लास लेकर जब वापस पलटने लगी तो उसने आवाज़ देकर उसे सोफे पर बैठने को कहा। वो झिझकते हुए बहरहाल बैठ ही गई। सुनो, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त शाम को खाने पर आएंगे। वो लोग 10-12 के करीब होंगे। मैं नहीं चाहता उन लोगों के सामने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के गलत असरात पड़ें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से तैयार हो जाना। कपड़े भी मैं ला दूँगा, और एक बात, नीले रंग के कपड़ों के साथ काले रंग की आई शेड कोई नहीं लगाता, ओके? वो गौर से उसकी बात सुन रही थी। वो उसे कल के मेकअप की बात जता रहा था। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेकर जाऊँगा, वहीं से तैयार हो जाना, और अभी इनके आने में काफ़ी वक्त है। जी कौन सा कॉलर? कॉलर नहीं, ब्यूटी ब्यूटी पार्लर। यार इतना तो पता होता, अब इतना भी इनोसेंट कोई नहीं होता। लाइक इसमें इनोसेंट वाली कौन सी बात है। मतलब लड़की है, ठीक है, गांव में रहती है बेशक, लेकिन गांव में भी ब्यूटी पार्लर और ये सारी सब चीज़ें बहुत आम सी बात होती है। लेकिन खैर आई थिंक सो जिस ज़माने का नॉवल है ना उस टाइम नहीं होगी ये आम सी बात। खैर हम इंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। उसने एक एक लफ्ज़ अलग अलग करके उसे समझाने की कोशिश की। बपटी पढ़ ले जी बपटी पढ़ ले जी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने सवालिया अंदाज में पूछा जबकि उसने ज़ोर से अपने माथे पर हाथ मारा था। बपटी नहीं, ब्यूटी। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम इन लोगों के सामने कोई बात नहीं करोगी, होगी? अगर तुम बात करोगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम अनपढ़ हो। सलाम दुआ के अलावा और कोई बात नहीं करोगी तुम, और सलाम दुआ भी मध्यम आहिस्ता आवाज़ में करना, वैसे नहीं जैसे फ़ोन पर चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। कोई बहरा नहीं होता, ओके? उसने अपनी गर्दन हिलाई। और इतने लोगों का खाना बना लो कि जी हम बना लेंगे। ठीक है, तुम अभी से तैयारी करना शुरू कर दो क्योंकि वक्त बहुत कम है और बाद में ब्यूटी पार्लर भी जाना है, ओके? वो हुक्म सादे करके कमरे में फ्रेश होने चला गया। वो भागते हुए किचन में चली गई। उसके पास जनाब के कहे हुए किसी बात को भी सोचने का वक्त नहीं था। जल्दी जल्दी वो हाथ चलाने लगी थी।
इस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी जब वो किचन से बमुश्किल फारिग हुई। कई किस्म के खाने वो बना चुकी थी, मीठे में भी बहुत कुछ बनाया था उसने। खाना अच्छा है या बुरा है फैसला वो नहीं कर सकती थी, इस फैसले का हक उन मेहमानों को था। उसने तो अपने गांव के मुताबिक सारे खाने बनाए थे, लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रही थी, पता नहीं इन लोगों को खाना पसंद आएगा भी या नहीं। वहाँ की बात अलग थी, वहाँ गांव में तो सभी उसके हाथों के बने खानों की तारीफ करते थे और आसपास के पड़ोसी तो उससे फरमाइश करके मुख्तलिफ पकवान बनवाते थे। लेकिन ये शहर है, यहाँ की तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ है। यहाँ गांव के देसी खानों को पसंद नहीं किया जाता होगा। मगरिब की नमाज़ अदा करके वो एक बार फिर किचन में आई। वो भी चीज़ों का जायज़ा लेने किचन में आ गया। अब वो उससे एक-एक चीज़ के बारे में पूछ रहा था और साथ ही साथ अपनी राय के साथ-साथ उससे कुछ ख़ुसूसी नसीहतें भी कर रहा था। अच्छा खाना तो बन गया, अब चलो ब्यूटी पार्लर। उसने बिरयानी टेस्ट करके कहा। जी अच्छा, हम तैयार होकर आते हैं। मोहतरमा आप तैयार होने के लिए ही ब्यूटी पार्लर जा रही हैं? चलो थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, देर हो रही है। वो किचन से बाहर निकल गया जबकि वो भी उसके पीछे पीछे पोर्च में आई थी। वो उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल चुका था। वो बैठ गई। वो ज़िंदगी में पहली बार कार में बैठ रही थी, इसलिए नहीं जानती थी कि कार में बैठने के लिए क्या तरीक़ेकार होते हैं, और वो थोड़ी डर भी रही थी। अच्छा, तो मतलब कि खैर ट्रेन मतलब कि घर तक जब रुखसती हुई थी तो फिर किस में आई थी? ट्रक में बैठ के या एरोप्लेन या ट्रेन डायरेक्ट घर की छत पर लैंड हुए थे? जो गाड़ी में पहली दफ़ा बैठ रही थी। गलत गलत, ये गलत सीन है। और वो थोड़ा डर भी रही थी। उसने बैकव्यू मिरर से उसे देखा, गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर ले आया था। वो दोनों हाथों से सीट काबू करके बैठी थी जबकि वो उसकी इस हरकत को नोट कर चुका था। मेज़बानी साहबा, ये कार है, मोटरसाइकिल नहीं। आप अगर हाथ छोड़कर भी बैठेंगी तब भी नहीं गिरेंगी। उसने तंज़िया लहजे में उसे मुखातिब किया। उसने डरते-डरते हाथ छोड़ दिए थे। आपको गाड़ी चलाना अच्छे से आता है ना जी? उसने घबराते हुए पूछा जबकि वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नहीं, मुझे तो नहीं आता गाड़ी चलाना। इस वक्त गाड़ी को एक फरिश्ता चला रहा है। क्या पता कभी किसी बड़े ट्रक से टकरा जाए और आप ब्यूटी पार्लर की जगह ऊपर पहुँच जाएँ। इसलिए दरूद का वर्द जारी रखिए। उसने तो यूँ ही मज़ाक किया था जबकि वो सचमुच दरूद पढ़ने लगी थी। पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाई हैं दादी इस अनमोल तोहफ़े को। उसने दिल ही दिल में सोचा था। गाड़ी पार्लर के सामने रोक दी। पहले वो खुद गाड़ी से नीचे उतरा और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो भी होंठ हिलाती नीचे उतरी थी। वो उसकी तकलीफ में चलती हुई अंदर दाखिल हुई। वो इतने आलिशान, इतने खूबसूरत फूलों से सजी इस पार्लर को देखकर हैरान रह गई। वो घूर घूर कर मेकअप करवाती लड़कियों को देख रही थी। कितनी पूरी तमाम और बोल्ड लड़कियां थीं जो अंग्रेज़ी में बात कर रही थीं, हंस रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। उसे रश्क महसूस हुआ इन सभी लड़कियों पे जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी पुरएतमाद, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती थी। इन सब के शौहर तो उन्हें बहुत पसंद करते होंगे। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश मैं भी इन सब में से एक होती, मैं भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती। काश मैंने भी किसी बड़े इदारे से कोई बड़ी डिग्री हासिल की होती तो इब्राहिम मुझे बहुत पसंद करता। इन मॉडर्न लड़कियों को देखकर बेख्तियार उसके दिल में एक अजीब व गरीब ख्वाहिश पैदा हुई। उसने गर्दन मोड़कर इब्राहिम को देखा जो उसके पार्लर वाली से इंग्लिश में कोई बात कर रहा था। कितना खूबसूरत लग रहा था इब्राहिम इस वक्त उसके साथ। तो इन सब में मौजूद कोई लड़की खूबसूरत लगती इस जैसी इन पर जाहिल देहाती हरगिज़ नहीं। सुनो, मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है? यहीं अंदर इस कुर्सी पर बैठकर मेरा इंतज़ार करना, कहीं बाहर मत निकल जाना, ओके? उसने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसने इस बात पर गर्दन हिलाई और वो मुतमईन होकर चला गया। फिर वो लड़की जिससे अभी थोड़ी देर पहले वो बात कर रहा था, वो उसे एक दूसरे कमरे में ले गई। उसके कमरे में हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी। इस लड़की ने उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। उसने आईने में खुद को देखा तो बेख्तियार आंखें बंद कर दी। उसे नहीं पता था वो लड़की उसके साथ क्या-क्या कर रही थी। कभी उसके बालों पर कोई मशीन चलाती, तो कभी रुखसार पर कोई क्रीम लगाती, तो कभी आंखों पर। उसके लिए ये सब नया था। उसकी नज़र में मेकअप, लिपस्टिक और आईशेड तक ही महदूद था। तो शादी पर कैसे तैयार हुई थी? लेकिन वो बेवकूफ़ थी। आईशैडो लिपस्टिक तो कुछ भी नहीं था। यहाँ तो और भी कई तरह का मेकअप होता है। 1 घंटे बाद जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हुई तो आईने को देखकर साँस रह गई। वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती है, बात उसे पहले कभी नहीं मालूम थी। वो बस आईने में खुद को देखती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आईने में खड़ी वो हसीन और जमील लड़की कोई और नहीं, वो खुद है। मेकअप से इसका खूबसूरत चेहरा निखर आया था। काले रंग की रेशमी फ्रॉक के साथ वो किसी परिस्तान की परी लग रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़कियां तो वो टीवी में देखा करती थी। वो बेयकीनी के साथ अपने हाथों को अपने गालों को छूकर देख रही थी। थोड़ी देर पहले वो इन सब लड़कियों पर रश्क कर रही थी, अब मेकअप करके वो उन सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अब उसे इब्राहिम के साथ चलने में कोई शर्म नहीं। उसे डर था कहीं उसे अपने आप को ही नज़र ना लग जाए। उसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, एक बार इब्राहिम उसे देख ले तब उसे पता चलेगा उसकी बानी कितनी खूबसूरत है। वो तो नज़रें ही नहीं हटा सकेगा। थोड़ी देर बाद इस लड़की ने आकर इतला दी कि उसका शौहर आ चुका है। वो आराम से चलते हुए बाहर आई तो इब्राहिम उसे देखकर जैसे सांस लेना भूल गया था। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। उसकी धड़कन की रफ्तार बेतरतीब होने लगी। उसने भी शर्मा कर निगाहें नीचे कर रखी थी। बहुत देर बाद वो खुद को संभालने में कामयाब हुआ। चलें,
उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। अब वो उसके साथ चलते हुए कोई शर्म महसूस नहीं कर रही थी। नाइस कपल। पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। उसकी इस बात का मतलब वो तो ना समझ सकी, अलबत्ता फ़राहिम ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ जवाब दिया। वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। वो भी बैठ चुकी थी। उसने कार स्टार्ट करके घर के रास्ते की तरफ मोड़ दी। वो बार-बार बैक मिरर से उसे देख रहा था। उसे देखकर उसका दिल ही नहीं भर रहा था। आज भी इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। क्या यार, दिमाग ख़राब है इस देहाती चाहे को? क्यों घूर-घूर कर देख रहे हो? माना कि वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती। ये लड़की वो नहीं है जिसके साथ तूने अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी है। जिस लड़की को टीवी ऑन करना ही नहीं आता हो, उसके साथ कैसे सारी ज़िंदगी रह सकता है? ये सिर्फ़ एक समझौता है, बस और कुछ नहीं। उसने खुद को मलामत किया, लेकिन ये सब सोचने के बावजूद भी वो एक बार बैक व्यू मिरर से उसे देखता रहा, जबकि वो उससे बेनिहा सड़क पर चलती गाड़ियों को देखती रही। घर पहुंचकर वो सीधा किचन में घुस गई। जो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया था वो करने, मेहमानों के आने में अभी थोड़ा वक्त था। किचन से मुतमईन होकर निकलने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर आई। वहाँ की सफाई के साथ साथ उसने फूल भी टेबल पर रख दिए। अगर उसे ज़्यादा नहीं भी मालूम था तो अपने अंदाजे के मुताबिक कुछ ना कुछ तो वो कर रही थी। उसने एक सरसरी सी निगाह सोफे पर बैठे इब्राहिम पर डाली। वो थके हुए लग रहे थे। वो कुछ सोच कर किचन में गई। गर्मा गर्म ताज़ा चाय बनाकर उसके पास टेबल पर जाकर रख दी। चाय रखने की आवाज़ पर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, आंखें खोलीं। उसका इस वक्त चाय पीने का मूड लग रहा था, लेकिन ये बात उसे कैसे पता चली, इस बात पर वो थोड़ा हैरान ज़रूर था। कुछ ही देर में उसके ऑफिस के सारे दोस्त आ गए थे। वो सबसे गर्मजोशी से मिला और साथ ही साथ अपनी नई नवेली दुल्हन साहिबा को भी देख रहा था। कहीं वो कोई गलती ना कर दे। वो उसकी नसीहत के मुताबिक सिर्फ सलाम दुआ की हद तक ही बात कर रही थी। सारे मेहमान जो कि 3 स्टाइलिश लड़कियां थीं, वो बड़े अच्छे तरीके से उसका जायज़ा ले रही थीं, या फिर शायद ये देख रही थी कि उसमें ऐसी क्या बात है जो फ़राहिम साहब ने हम जैसी लड़कियों को नज़रअंदाज कर दिया था। अरे यार, कमाल की बीवी ढूंढ कर लाए हो। कौन से हसीन वादी से पकड़ के लाए हो इस परी को? इसके एक दोस्त ने, जो कुछ ज़्यादा ही शौक मिजाज था, उसके कमेंट पास किया और आवाज़ उसकी इतनी ऊंची थी कि ज़रा फासले पर खड़ी लड़कियों को भी सुनाई दी और सब कहके लगाने लगे। वो अपनी तारीफ पर झिम गई थी। अरे रे, इस मोहतरमा को देखो कैसे देहाती लड़कियों की तरह शर्मा रही है। इसके पास खड़ी एक लड़की बोली। उसे डर लगने लगा था कि उसके सारे दोस्तों में से कोई ये ना जान ले कि इसकी बीवी कन पर देहातन है। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। इब्राहिम ने सवालिया निगाह सबके चेहरों पर डाली, जिनका जवाब मस्बत था। अरे यार इब्राहिम, यकीन नहीं आता, शहर में रहकर तुम्हारी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है। इसके एक दोस्त ने खाना खाते हुए तबसरा किया। वो तो उसके हाथ के बनी खानों का जायका अच्छे से जानता था, लेकिन इसके दोस्त पहली बार खा रहे थे। पहली बार तो उसे भी हैरत हुई बिरयानी खाकर, क्योंकि इतनी जायकेदार बिरयानी उसने कभी नहीं खाई थी। हाँ, एक हमारी बीवियां हैं जिन्हें मेकअप से ही फुर्सत नहीं मिलती। दूसरे दोस्त ने दुहाई दी, जबकि वो दोस्तों की गुफ्तगू से ज़्यादा उसे देख रहा था। वो लड़कियां सरगोशी में पता नहीं कुरीद कुरीद कर उससे क्या क्या पूछ रही थीं, जबकि वो बोल कम और सुन ज़्यादा रही थी। ये मशवरा भी खुद उसने ही उसे दिया था। भाभी, मुझे इस टेस्टी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर दे दीजिएगा। जाते वक्त वो हैरानी से अपने मुखातिब को देख रही थी। वो समझ नहीं सकी वो कौन सी पीस मांग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे मिसेज आपको बिरयानी बनाने की तरकीब ज़रूर दे देंगी। अब प्राइम ने बात संभाल कर कहा और वो समझ गई। और खाने के दौरान ऐसे छोटे मोटे मसले पैदा होते रहे, जिन्हें वो बड़े आराम से खूबसूरत अंदाज में संभालता रहा। खाने के बाद चाय का दौर चल पड़ा। चाय का दौर चला। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ साथ चाय का मज़ा भी ले रहे थे। वो खामोश ज़रूर थी, लेकिन अपने किसी भी एंगल से उसने ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो इन सब पढ़ी लिखी लड़कियों से मुख्तलिफ है। वो एक छोटे गांव से आई एक अनपढ़ लड़की है, वो भी ख़ास तौर पर उस पर नजरें जमाए बैठा था। हालांकि उसके एक दोस्त ने उसकी ये चोरी पकड़ भी ली। चलता है सब। शुरू शुरू के दिनों में हम भी ऐसे ही किया करते थे। हम भी अपने बेगमात को बेपनाह चाहते थे, लेकिन अब सिर्फ पनाह चाहते हैं। वो उसके पास सोफे पर बैठा हुआ था। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, इसलिए कोई और नहीं सुन सका। वो बज़ाहिर मुस्कुरा दिया। मेहमानों के चले जाने के बाद वो किचन में चली आई। बहुत काम बाकी पड़ा था। उसने सारे बर्तन समेटे और किचन में बिखरी बिखरी चीज़ें समेटने लगी। वो बाहर टीवी पर बैठा बिना दिलचस्पी से चैनल तब्दील कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी निगाहें टीवी पे बिल्कुल नहीं हैं, पता नहीं कहाँ हैं। वो कई मर्तबा किचन में भी झांक कर देख चुका था। वहाँ से बर्तन खटकने की आवाज़ें आ रही थीं। शुक्र है दादी की बहू ने उसके दोस्तों के सामने कुछ लाश तो रखी, नहीं तो वो बहुत डर रहा था। पता नहीं क्या होगा, कैसी हरकतें करेगी वो। अचानक उसके दोस्तों ने नई शादी की खुशी में उससे ट्रीट की फरमाइश कर दी और उसने पता नहीं कैसे हाँ कर दी। वो टीवी देख देख कर बेजार हो चुका था। उसके कदम वे इख्तियार ही किचन की तरफ बढ़ने लगे। उसे किचन के दरवाजे पर देखकर उसने बर्तन धोना रोककर गौर से उसे देखा। जी कुछ चाहिए आपको? उसने इस लड़की की आवाज़ सुनी। वो हाँ या ना कुछ नहीं बोल सका। क्या बोलता, उसे खुद भी नहीं पता था। वो किचन में क्यों चला आया?
वो भी टीवी देख रहा था, फिर जाने क्या सोच कर वो किचन में चला आया था। वो ज़हनी तौर पर गायब था कहीं। बाज़-औक़ात इंसान का अपना ज़हन पे इख्तियार भी नहीं रहता। उसने एक नज़र इस लड़की को देखा जो शायद उसके किसी जवाब की मुंतज़िर थी। जवाब तो उसके पास खुद भी नहीं था, तो क्या जवाब देता? वो किचन से बाहर निकल के अपने कमरे की तरफ जाने लगा। भाई टीवी तो बंद कर जाओ। बड़ी देर के बाद वो किचन के कामों से फ़ारिग हुई तो थकावट के साथ-साथ आँखें नींद से बोझिल होने लगीं। वो कमरे में चली गई, वो अभी तक जाग रहा था, लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था शायद। वो फ़र्श पर अपना बिस्तर बनाने लगी, इसकी निगाहें वो मुसलसल खुद पे महसूस कर सकती थी। "आपके लिए चाय लाऊँ जी?" "नहीं," उसने संजीदगी से जवाब दिया। "आप कुछ परेशान लग रहे हैं जी।" पता नहीं क्या सोचकर उसने ये कहा, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगा। वो कब से उसका चेहरा पढ़ने लगी। नहीं तो मैं क्यों परेशान होऊँगा? उसने नफ़ी की, लेकिन दिल की बात की नफ़ी नहीं कर सका। "जब दादी यहाँ नहीं होतीं तो आपका खाना होटल से लाते हो जी?" "नहीं, खुद बनाता हूँ।" आपकी नज़र लैपटॉप पर थी, आप खुद? उसने बेयकीनी से पूछा। "हाँ, क्यों? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन-सी बात है?" "जी, वो हमारे गाँव में तो मर्द खाना नहीं बनाते।" "लेकिन ये गाँव नहीं है, गाँव और शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।" अब वो खौफ़ में मुब्तला होने लगा। "जी, आपने अपनी माँ को देखा है?" हाँ, उसने एक लफ्ज़ी ही जवाब दिया और वो ख़ामोश हो गई। "अच्छा, तुम्हें खाना बनाना तुम्हारी माँ ने सिखाया है?" पता नहीं क्या सोचकर उसने पहली बार इस लड़की से सवाल किया। "नहीं जी, हमने तो अपनी अम्मी को देखा भी नहीं, वो हमारे बचपन में ही गुज़र गईं। खाना बनाना तो हमने खुद सीख लिया। आपको अच्छा लगा हमारा हाथ का खाना?" "हाँ, ठीक ही था, हालाँकि वो उसके खानों का असीर हो गया था।" फिर उसने कोई और सवाल नहीं किया, वो चादर ओढ़ कर लेट गई। वो भी लैपटॉप रख कर लेट गया था। वो छुट्टी का दिन था, इसीलिए उसे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी। वो 10 बजे तक सोता रहा और 10 बजे के बाद जब उसकी नींद मुकम्मल हो चुकी थी, तो वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला, तो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज उसे ब्लैक पहनने को कहा जा रहा है। अब वो उसी के इस्त्रीशुदा कपड़े पहनने लगा था। जब उसके हाथ की बनी चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में भी कोई हर्ज नहीं था। लेकिन एक बात उसे अब तक समझ नहीं आई, इस लड़के को कैसे पता चल जाता है कि वो किस टाइम बेदार हुआ है और उसी वक़्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती है। या फिर जब उसके सर में दर्द होता है या फिर चाय पीने का मूड होता है, तो बिना कहे वो उसके लिए चाय बनाकर लाती है। हालाँकि उसने रवायतियों शौहरों वाला ऐसा कोई हुक्म भी तो जारी नहीं किया, लेकिन वो खुद बिना कहे उसके सारे काम करती थी। वो रवायती बीवियों वाले सारे फ़र्ज़ निभा रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो उसे कबूल नहीं कर सकता। इसमें वो एतमाद और वो शऊर ही नहीं है जो उसे एक बीवी में चाहिए था। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती और ना ही सिर्फ़ खूबसूरती के साथ-साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है। हर इंसान की तरह उसे भी हुस्न मुतासिर करता है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ़ हुस्न का ही काफ़ी हो। हुस्न के अलावा भी कई और चीज़ें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। कंघी करके वो नीचे चला गया, तब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ता करके वो यूँ ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसीलिए ज़हन बिल्कुल फ्रेश था। वैसे उसे अखबार पढ़ने की आदत तो नहीं थी, लेकिन यूं ही टाइम पास के अंदाज में वो अखबार के हेडलाइंस पर नज़र दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन उसकी कोई खास मसरूफियत नहीं हुआ करती। वो हमेशा छुट्टी के दिन घर पर ही गुजारता था। आम नौजवानों की तरह कोई खास दोस्ती भी नहीं थी उसकी। उसने अपना सारा वक्त, सारे ख्वाब अपनी होने वाली जीवन साथी के लिए समेट रखे थे, लेकिन इसके ख्वाब रेज़ा-रेज़ा हो चुके। दादी के आने में भी 1 हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते-पढ़ते उसे एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने निगाह उठाकर दाएँ-बाएँ जानिब देखा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे बाद उसे फिर ये एहसास हुआ जैसे कोई उसे मुसलसल देख रहा है। अब की बार उसने दाएँ-बाएँ देखा और फिर सामने देखा, तो उसे पता चला कि वो लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है, उसे चुपके-चुपके से देख रही थी। वो उसकी चोरी पकड़ चुका था और उसे देखकर वो खिड़की से गायब हो गई। उसे कुछ अजीब लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक़्त वो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक आवाज़ से उसकी आँख खुली। तब उसने देखा वो लड़की हाथ बाँधकर उसे बड़े गौर से देख रही थी। उसे हैरत का झटका लगा। फिर उसने चादर ओढ़ ली और चादर के अंदर से आँखें खोलकर इस लड़की को देखने लगा, जो मुसलसल उसे देखती जा रही थी। उसे नहीं पता था वो भी उसे देख रहा है। अगर उसे पता होता, तो वो शायद गड़बड़ाकर बाहर निकल जाती। इस सुबह वो काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचता रहा और आज एक बार फिर वो उसे मुसलसल घूर रही थी। क्या वो हमेशा उसे ऐसे घूर कर देखती है जब वो चाय पी रहा होता है या वो खाना खा रहा होता है, लेकिन क्यों? इस दिन वो उसके कपड़े इस्त्री करने लगी थी जब अचानक उसे याद आया कि वो दूध की डेचकी चूल्हे पर रखाई है, वो अब उबलने वाला होगा। वो भागते हुए किचन में गई, चूल्हे का बटन बंद किया और दूध उतार कर साइड पर रख दिया। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता चलते हुए कमरे तक आई। कमरे उसे अजीब बदबू का एहसास हुआ। उसने स्त्री की तरफ देखा और ये देखकर जैसे उस पर आसमान गिर गया। वो शर्ट जल चुकी थी। वो भागते हुए स्त्री तक गई। उसने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा। ये क्या कर दिया मैंने? ये तो उनकी पसंदीदा शर्ट थी। अब क्या होगा अल्लाह जी? अब तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्या कहूँ उनसे, कैसे बताऊँ? वो तो पहले भी बहुत नाराज़ रहते हैं, अब उन्हें इस शर्ट का पता चलेगा तो वो और भी नाराज़ होंगे।
वो ऑफिस से वापस आ गया, लेकिन वो उसे शर्ट के बारे में ना बता सकी। खाने के वक्त भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। रात के सोते वक्त भी वो उसे बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही पैदा नहीं कर पा रही थी। वो उसकी अजीब गैर मामूली तब्दीली को नोट कर रहा था। नोट कर रहा था। पता नहीं कहाँ गुम थी, किस टेंशन में थी। जब से वो ऑफिस से आया था, वो उसे किसी परेशानी में मुब्तला लगी। खाने के दौरान भी उसने जग के साथ ग्लास नहीं रखा और चाय में भी चीनी की जगह नमक डालकर आ गई। उसने तो उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कुछ नयापन महसूस कर रहा था। लेकिन वो खुद नहीं बता रही थी, और वो तो उससे ज़िंदगी भर नहीं पूछता। सुबह जब वो नाश्ता करके ऑफिस जाने लगा, तो पीछे से आवाज़ देकर उसने रोक दिया। पीछे से आवाज़ देना ज़रूरी था मोहतरमा, आप बताओ क्या चाहिए? वो खामोश निगाहें झुकाकर खड़ी थी, शायद कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सेम उसने मम्मा वाला डायलॉग बोला, मेरी मम्मा भी ऐसे कहती हैं। पीछे से आवाज़ देना ज़रूरी है क्या? जब बाहर निकलते हैं तो पीछे से आवाज़ नहीं देते, मनुष्यत हो जाती है, मम्मा बोलती हैं। अब आप कुछ बोलेंगी या मैं बैठकर आपके बोलने का इंतज़ार करूं? वैसे भी मुझे ऑफिस जाने में तो बिल्कुल भी देर नहीं हो रही। वो तंज की तीर चला रहा था। जी, वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उसने होंठों पर ज़ुबान फेर कर कहा। जी, हम वही सुनने के लिए तो खड़े हैं मोहतरमा। वो गलती से आपकी शर्ट इस्त्री होते हुए चल गई। ये कहकर वो फुट फुट कर रो पड़ी, और पता नहीं क्या क्या सोच चुका था कल से, और अब पता नहीं क्यों रो रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी पसंदीदा शर्ट थी जी, वो नीली वाली। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। कह दिया ना, कोई बात नहीं, अभी मगरमच्छ की तरह आंसू मत बहाओ। उसे उसके आंसू से तकलीफ होने लगी थी। वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा, फिर कुछ सोचकर वापस उसके पास आया। तुम तो आसानी से बात मुझसे छुपा सकती थी। इतने सारे शर्ट्स में से मैं अपनी हर शर्ट का तो हिसाब नहीं रखता। फिर तुमने अपनी गलती क्यों बताई? मैंने ज़िंदगी में झूठ कभी नहीं बोला जी। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अपने आप से तो नहीं, और मैं अपनी नज़रों से कभी नहीं गिरना चाहती। और अगर आज मैं झूठ बोलती तो मैं चोरी करती, और चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, चोरी ही होती है। और चोरी करने वाला और झूठ बोलने वाला ज़िंदगी में कभी ना कभी मुँह के बल ज़रूर गिरता है। उसे हैरत का झटका लगा। पता नहीं कितनी पागल लड़की थी। ऐसी लड़कियां भी दुनिया में होती हैं। ये लड़कियों की कौन सी किस्म है? बीवियां तो बड़ी से बड़ी बातें झूठ बोलकर अपने शौहरों को बेवकूफ़ बनाती हैं, और उनसे कई बातें छुपाती हैं। और ये एक मामूली शर्ट के लिए इतना छोटा झूठ भी नहीं बोल सकी। वो सारे रास्ते उसी के बारे में सोचता रहा। पहली बार पढ़ने वालों के लिए अच्छा, नहीं, 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 हम इसको स्किप करेंगे, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड का खुलासा था, तो बिला 2 लाइनों का। खैर, इस रात वो अपने बिस्तर पर यूं ही लेटा था। जब वो उसके कमरे में आई, उसके हाथों में दूध का एक ग्लास था। वो हमेशा रात को सोने से पहले उसके लिए दूध लाना नहीं भूलती थी। वो एक मशरक़ी बीवी के रूप में बिल्कुल पूरे उतरती थी। कभी कभी वो उस लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता था। वो उससे जितनी बदतमीजी से बात करता है, कभी कभी गुस्से से बात करता, तो वो जवाबन खामोश हो जाती। दूसरी बीवियों की तरह लड़ती झगड़ती बिल्कुल भी नहीं थी। लड़ना तो दूर की बात, वो कभी अपनी सफाई भी पेश नहीं करती थी। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता, तो वो अपनी बीवियों के बारे में करते, तो हैरान हो जाता कि कौन सी बीवी सही किस्म की है। एक अनपढ़ चाहे गांव की लड़की, या वो पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां जो अपने शौहरों पर हुकूमत करती थी। ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लदे रहना, हंस हंस कर हर मर्द से बात करना उसे इस किस्म की औरतों से कुछ अजीब लगती थी। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुख्तलिफ लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वो बीवियाँ थीं जो शौहरों की हर बात पर इतराज़ करती थीं, और एक ये है, अगर उससे कहा जाए कि रात सफ़ेद है, तो ये अपने शौहर की हाँ में हाँ ही मिलाएगी। ये लड़की तो अपने शौहर को मिजाज खुदा समझती थी, हर बात मानने वाली, हर काम करने वाली। एक बार उसके ऑफिस के एक दोस्त ने उससे पूछा था उसे किस किस्म की बीवी चाहिए। वो कोई जवाब नहीं दे सका। उसे अब तक मालूम नहीं हुआ था कि बीवियों की भी इकसाम होती हैं। उसने दूध का ग्लास उसके हाथ में थमा दिया। वो दूध पीते हुए उसे मुसलसल अपनी निगाहों के हिसार में लिए हुए था, और वह निगाहें झुकाए खड़ी थी। कितनी अजीब लड़की थी। किसी और तो क्या, शौहर से निगाहें मिलाते हुए भी शर्माती थी। वो पहली बार उसकी सदा से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वो लड़की के साथ रहते हुए उसे 20 दिन हो चुके थे, और इन 20 दिनों में उसने नोट किया कि वो लड़की झूठ कभी नहीं बोलती, बिना मकसद बिना मतलब कोई बात नहीं करती, नमाज पाबंदी से अदा करती है, और कई बार उसने सुबह सुबह उसे कुरान पाक की तलावत करते भी सुना। वह अब नीचे फर्श पर अपना बिस्तर डालकर सो रही थी। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर उस पर मुख्तलिफ सवालात करती थी, और वो बस हूँ हाँ में ही, या कभी कभी तो उसे गुस्से से भी झिड़क देता। मगर वो कभी उसके गुस्से पर नाराज़ नहीं होती थी, कोई शिकवा नहीं करती। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट रही थी। उसे हमेशा रात को इस लड़की की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगर वो लड़की बात ना करती तो वो उलझन का शिकार हो जाता। और आज भी जब वो बिना कोई बात की सो रही थी, तो उसे एक अजीब कर्ब का एहसास हुआ। सो रही हो तुम? पहली बार उसने खुद से उसे मुखातिब किया। जी, कुछ चाहिए था आपको? वो एकदम
चाकू चौपट होकर खड़ी हो गई थी। वो इस तरह जल्दबाजी में उसके खड़े होने पर हंस दिया था। नहीं वो तो तुम हमेशा यही कपड़े ही क्यों पहनती हो? उसने बात शुरू करने के लिए अजीबोगरीब सवाल किया। उसने गौर से अपने कपड़ों को देखा जो सादा लॉन के कपड़े थे। जी वो बाकी मैले थे, वो इसलिए। उसने हैरान होकर जवाब दिया, कितने जोड़े हैं तुम्हारे? जी 5। उसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वो हैरान हुआ। जिस लड़की का शौहर लाखों के हिसाब से तनख्वाह लेता हो, उसकी बीवी के पास सिर्फ 5 सादा लॉन के कपड़े हैं। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। उसके खुद के हज़ारों कपड़े थे और उसने भी कभी कुछ नहीं मांगा। उसके पास कपड़े, जूते, जो भी चीज़ नहीं थी, उसने अपने लिए उससे कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? उसे मांगना चाहिए था। ये उसका हक था, वो उसका शौक। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था, जबकि वो नज़र झुका के जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे शॉपिंग पे, फिर ले लेना उस अपने कपड़े। और भी जो तुम्हें चाहिए हो वो भी ले लेना, ओके जी। अच्छा आप सो जाओ। वो सोने के लिए लेट गई। उसने लैंप ऑफ कर दिया। अब उसे भी अच्छी नींद आती। वो साहब का तजुर्बात से नतीजा खस कर चुका था कि जब भी वो लड़की उससे बात नहीं करती, उसे नींद बड़ी देर से आती थी। रात तकरीबन गुजर चुकी थी यार। उसकी बातें थी या नींद की गोलियाँ खाते बंदा टन। रात तकरीबन गुजर चुकी थी। दूर दूर से कहीं मौजन की आवाज़ आ रही थी। उसने सोते सोते महसूस किया कि उसके माथे पर हाथ रखे हुए है। वो करंट खाकर उठ गया। वो उसके बाल बिल्कुल पास खड़े उसे उठता देखकर वो घबरा गई थी। उसे इतनी सुबह सुबह उसको छूना बहुत बुरा लगा। गुस्से की शदीद लहर उसके जिस्म में पैदा हुई। पूरा जिस्म जैसे जलने लगा हो। वो कंबल को परे धकेल कर बिल्कुल उसके बराबर खड़ा हो गया। वो सहमे हुए निगाहें नीचे झुका कर खड़ी हुई। उसके दिल में इस वक्त आग लगी हुई थी। उसे नहीं पता था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन वो मजीद अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या समझती हो तुम खुद को? और क्या सोच के तुमने मुझे हाथ लगाए? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। तो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, ओके? ना तो मैं तुम्हें कभी कबूल कर सकता हूँ, ना कभी करूँगा। इसलिए ये रवायती बीवियों वाली हरकतें करना बंद कर दो। वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर लाने का रास्ता मिल चुका था। इसका पारा एकदम चढ़ चुका था। वो बदसतूर सर नीचे किए हुए खड़ी थी। उसने महसूस किया उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। गेट आउट, उसने चिल्लाकर कहा। फिर उसे याद आया वो जाहिल गवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती। इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाला और कुंडी लगाकर बेड पर बैठ गया। उसका खून खौलने लगा। काफ़ी देर बाद जब खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। फिर जाने कब उसकी आंख लगी। छुट्टी का दिन था, इसलिए उससे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन 10 बजे अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया। वो उठकर वॉशरूम में घुस गया। सर में हल्के दर्द का भी एहसास हुआ। सुबह 6 बजे वाला वाक़या अभी भी ज़हन में ताज़ा था। वो नहाकर जब बाहर निकला तो ठिठक गया। उसकी शर्ट बेड पर आज नहीं पड़ी हुई थी। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि वो नहाकर निकला और बेड पर शर्ट ना हो। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अलमारी से एक शर्ट निकाल कर पहन ली और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। नाश्ते के दौरान दूसरी हैरत उसे तब हुई जब उसे टेबल पर नाश्ता नज़र नहीं आया। ये भी पहली मर्तबा हुआ था, वरना वो हमेशा उसके जागते ही मेज़ पर नाश्ता सजा दिया करती थी। तो इसका मतलब वो नाराज़ है। उसने सोचा, नाराज़ है तो होती रहे नाराज़, मैंने क्या किया? तूने अच्छा भी तो नहीं किया। कितनी बुरी तरह से पेश आया, उससे दिल से आवाज़ आई। वो किचन में चला गया और खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर उसे एकदम महसूस हुआ उसे नाश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो उसके हाथों का बना नाश्ता खा रहा था। खुद खाना बनाने की तो उसकी आदत ही छूट गई। वो बिना नाश्ता बनाए किचन से बाहर निकल आया। वो यूं ही सोफे पर ढेर हो गया। एक सोच जो पहली बार उसके जहन में आई, वो कहाँ है? ये सोच कर वो खड़ा हो गया और घर के कमरों में उसे तलाश करने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसकी टेंशन में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। कहाँ चली गई? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रहा था। जहाँ चली गई चली गई, इससे उसे क्या? वो भी कहाँ से उस घर में चाहता था? वो भी कहाँ उसे इस घर में चाहता था? अच्छा हुआ खुद चली गई। वैसे भी किसी न किसी दिन तो उसे जाना ही था ना। नहीं नहीं, वो हमेशा यही चाहता था वो चली जाए, लेकिन आज जब वो चली गई थी तो वो इस तरह परेशान क्यों था? वो खुश नहीं था, जबकि असूलन तो उसे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए था। क्या वो उसके लिए परेशान है? जब दादी वापस आएंगी तो वो उसे क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फ़ौरन आवाज़ आई। वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? उसने दिल से पूछा। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। दिल ने एक अजीब इंकशाफ किया। वो गुमसुम हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो उससे प्यार कैसे कर सकता था? वो तो उससे नफ़रत करता था, शदीद नफ़रत। नहीं, झूठ बोल रहे हो। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि दिल झूठ नहीं सच बोल रहा था। हाँ हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ उसकी आदत नहीं हो गई। मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ।
मैं उससे प्यार भी करने लगा हूँ, मगर वो कहाँ है? उसने चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर से पूछा, जवाबन पूरा घर खामोश था। उसे ज़िंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। उसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। इस पे पहली बार इंकशाफ हुआ, वो उससे मोहब्बत करने लगा था। वो जिसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता था, वो यही लड़की थी। उसके अलावा और कोई नहीं हो सकती, उससे प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची, उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो नहीं सकती उसकी जैसी। ऐसी लड़की दुनिया में कहीं नहीं है। उसके जो उसके इतने गुस्से के बावजूद खामोश रहे, जो उसके जागते ही नाश्ता लगा दे, उसके मांगने से पहले उसे चाय पिला दे। इतनी सब्र, इतनी कनायत वाली लड़की और कहाँ होगी? वाकई अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाई थी। अगर वो खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या हो जाता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या उसमें इतना सब्र होता? क्या वो उसके इस तरह चिल्लाने पर खामोश होती? नहीं नहीं नहीं। वो पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। क्या बप्टी बॉलर, ये टीबी करंट तो नहीं मारता जी? हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाते हैं, फिर औरत उसका बचा हुआ खाना खाती है। आपको गाड़ी चलाना आता है जी? या अल्लाह, मुझे अपने घर से खाली हाथ मत लौटाएं। मैं आपसे जो मांग रही हूँ मुझे दे दें। जी, आपकी वो नीली शर्ट जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से तो नहीं। वो तो सब जानता है आपसे झूठ बोलकर मैं बच जाऊँगी, तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? ओह मेरे अल्लाह! ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया मैंने? उससे कितनी बदतमीज़ी से बात की सुबह। मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया? हालाँकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ़ हाथ ही तो लगाया था। और वो इतनी अच्छी थी कि उसने कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वो कहाँ चली गई है? प्लीज़ आ जाओ वापस, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, हम दोनों मिलकर प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बानी लौट आओ। उसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। वो भागते हुए पोर्च में गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी वो फुल स्पीड से चला रहा था। इतने रश में इतनी स्पीड से गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो हर खतरे से अनजान बस जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। कई बार उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टकराते टकराते बची थी। वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। गाड़ी से निकलकर वो भागते हुए स्टेशन तक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये तो अभी तक रेलगाड़ी आई ही नहीं होगी, या फिर आकर भागकर बेंच पर बैठे उस इंसान तक गया जो पता नहीं किन ख्यालों में गुम था। एक्सक्यूज़ मी जनाब, ये रेलगाड़ी की टाइमिंग क्या है? इस आदमी ने हवास बाख्ता मुखातिब को देखा। अभी थोड़ी देर पहले रेलगाड़ी तो निकल चुकी है। उसे लगा जैसे वो आदमी कह रहा हो, आपकी तो जान निकल चुकी है। उसके जिस्म में खून की गर्दिश अचानक रुकने लगी। वो मायूस सारी ज़िंदगी से बेजार घर लौट आया था और सोफे पर ढेर हो गया। ऐसे कैसे जा सकती है वो? मुझे छोड़कर वो नहीं जा सकती। इतनी मामूली गलती की इतनी बड़ी सज़ा कौन देता है? क्या सब कुछ खत्म हो गया? अब कुछ भी बाकी नहीं रहा क्या? वो सर थामे सोफे पर बैठा था जब उसे अपने बिल्कुल प्यास सी किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई। वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसे कुछ ही फासले पर वो करंट खाकर खड़ा हो गया। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने क्यों गई थी तुम? वो करंट खाकर खड़ा हो गया। जी वो हम तो यहीं थे। उसने उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। वो इस तरह उसके गले लगाने से हैरान भी थी और खुश भी। अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना डांटूं। ओके? जान निकल जाती है मेरी। हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। तुम एक बार फिर से दुल्हन बनी होगी और इस बार तुम्हें कमरे से बाहर निकालने के बजाय बाहों में समेट लूंगा। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी तो कोई मकसद ही बाकी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। वो कमरे से निकल उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख तब खुली जब उसने सुना कि उसे पुकार रहा है। वो भागकर खिड़की तक गई तो उसके शौहर मोहतरम जो सुबह आग बरसा रहे थे अब बड़ी फितावी से अपनी जोजा मोहतरमा को ढूंढ रहे थे। उसे हैरत भी और अच्छा भी लगा। वो बहुत देर तक खिड़की से उसकी उदास शक्ल देखती रही। फिर उसने चिल्ला चिल्लाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया इन दीवारों के सामने, इस घर के अंदर। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसके लिए वो इकरार कर रहा है वो उसके बहुत करीब है। वो जानती थी कि वो उससे प्यार करने लगा है। वो कई बार उसके चेहरे पर अपने लिए मोहब्बत का पैगाम पढ़ चुकी थी, लेकिन वो इकरार नहीं कर रहा था क्योंकि अभी तक खुद इसके दिल ने ही इकरार नहीं किया। रात को 2 बजे उठकर बिरयानी खाई जाती है जनाब। चोरी चोरी कीमा अपनी प्लेट में डालकर खाने लगते हैं। गाड़ी में बैठकर चुपके चुपके उसे देखा जाता है। सिर्फ इकरार करने में ही मुश्किल पेश आ रही थी जनाब को। उसके मुँह से अपने लिए मोहब्बत का इकरार सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो इस वक्त उसके पास जाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उसके करीब है, लेकिन वो नहीं गई। वो उसे तंग करना चाहती थी। जिस शौहर मोहतरम ने उसे इतने दिन तंग किया वो उससे भी तो अपना बदला वसूल करना चाहती थी। सुबह वो उससे गुस्सा थी, नाराज़ थी, रोई थी, लेकिन अगर आज की सुबह वो सब कुछ ना हुआ होता तो वो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ना करता। ये तकदीर का ये तकदीर का आतिब का फैसला था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पर इख्तियार रखता है
और हमारे लिए बेहतर फ़ैसले तजवीज़ करता है। वही जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये सारी दुनिया जिसके मातहत है वही तो खुदा है। उसने तशक्कुर अमेज़ निगाहों से ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर। वो अपने इंसानों में कभी फ़र्क नहीं करता, ना देहाती और शहरी में और ना ही गरीब और अमीर में। वो सबको दो आँखें, दो कान, दो हाथ और दो पाँव नवाज़ कर भेजता है। फ़र्क तो सिर्फ़ इंसान करते हैं। इख्तिताम। स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बस अब मैं एंड कर रही हूँ, उसको जल्दी-जल्दी से असेंबल करूँगी और दुआ करिएगा कि सुबह तक पोस्ट हो जाए। मेरी कोशिश होगी पोस्ट करके फिर सो टाइम देख लें क्या हो रहा है। लगता है 1 घंटे की वीडियो बनी है। एक 1 डेढ़ सवा घंटे की ऐसी वीडियो बनी होगी। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।